हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में। मैं हूं आपका कॉमर्स वाला भैया। हाँ जी, तो चलिए देखिए, अभी आपका चल रहा है पीजीटी कॉमर्स और अकाउंटेंट का एग्जाम का तैयारी, जिसमें हम लोग कर रहे हैं मैराथन से रिवीजन सीरीज की आपको बहुत सारी क्लासेस। तो आज हम लोग करने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट का रिवीजन, है ना। 3-4 क्लास करने से अच्छा एक क्लास में रिवीजन कर लीजिए, मजा आ जाएगा। तो चलिए आज हम लोग करेंगे क्या, मार्केटिंग मैनेजमेंट का रिवीजन। चलिए चलते हैं क्लास में, आइए। आपके पास क्या देखिए, क्या क्या आज हम पढ़ने वाले हैं। मार्केटिंग इंट्रोडक्शन, इसमें एसटीपी वगैरह सब पढ़ेंगे। प्रोडक्ट डिसीजंस, प्राइसिंग डिसीजन, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंज्यूमर बिहेवियर, ट्रेंड्स मार्केटिंग, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ये सारे आपके सिलेबस के पार्ट है। तो सारा हम पढ़ेंगे, लेकिन बहुत बहुत शॉर्ट वे में पढ़ेंगे, बहुत सही तरीके से पढ़ेंगे, जिससे क्या हो जाए, हमारा सारा का सारा रिवीजन हो जाए और उसके बाद हमें मिल जाए सक्सेस, यानी कि जेआरएफ कंप्लीट कर लें। अगर हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग इंट्रोडक्शन का, तो बेसिकली मार्केटिंग की बात जब की जाती है ना, तो हम बात करते हैं दो चीजों का, एक मार्केटर का और एक मार्केटर का, और दूसरा मार्केटिंग का, मार्केट का। कि भाई साहब, जो मार्केटर है वो मार्केट का एनालाइज करके कैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट करता है। उसी तरीके से जब हम बात करते हैं, तो हमने एग्जाम्पल दिया था कि हम क्या करते हैं, नीड्स और वांट्स के बेस पर हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। नीड और वांट्स के बेस पर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, और प्रोडक्ट बनाते हैं उसके बाद फिर उसकी प्राइसिंग, प्रमोशन, सारा काम जो है, और डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन वो देखते हैं। और वो सारी चीज हमने एग्जांपल्स के थ्रू समझा था साइकिल वाले में, याद है जी सर। तो इसकी बात करते हैं। तो बेसिकली मार्केट का डेफिनेशन टाइम टू टाइम के साथ चेंज हुआ। पहले मार्केट बोला जाता था कि भैया क्या है, कि जहां दो लोग मिलते हैं, प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते हैं, सेलर होता है, बायर होता है, वो फिजिकली, है ना। लेकिन अब मार्केट के डेफिनेशन की बात करें तो भाई मार्केट जो है फिजिकली जरूरत नहीं है, सेलर हो बायर हो, आप एक क्लिक पर आपके पास सामान पहुंच जाता है, तो फिजिकली मिलने की जरूरत नहीं है। चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम के हिसाब से, मार्केट की डेफिनेशन क्या हो रही है, बदलती जा रही है। तो ये तो बेसिक चीज है। चलो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये देखो, ये देखो, इसको नीड, वांट्स एंड डिमांड। नीड और वांट्स के बेस पर हम क्या करते हैं, डिमांड जनरेट करते हैं। जब डिमांड जनरेट हो जाता है तो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट का ऑफर करते हैं। उस बेस पर हम वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन कहते हैं। वैल्यू सेटिस्फेक्शन, वैल्यू फिलोसफी क्या होती है, तो ये बात हमने बताया था कि वैल्यू फिलोसफी का मतलब होता है कि जब भी कोई कस्टमर प्रोडक्ट खरीदता है तो उसके बिहाफ पर जो पैसे पेमेंट करता है, क्या वो इक्वल पैसा पेमेंट कर रहा है जितना उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। मान लो कोई चीज, ये पेन उसने 10 रुपए का खरीदा, और उस 10 रुपए के बदले में क्या उसे उतना 10 रुपए के बराबर का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, उसको बोलते हैं वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। और उसके बेस पर वो एक्सचेंज करता है ट्रांजेक्शन का, और फाइनली मार्केटिंग और मार्केटिंग मैनेजमेंट इंप्लीमेंट कर देता है। तो ये बात था, इसमें कुछ खास ऐसा नहीं। अब जो बताने जा रहा हूं यहां से, देखिए ये जो है, यहां से सवाल पूछे गए हैं आपके, तो ध्यान देखिएगा। टाइप्स ऑफ नीड की बात कर रहा है। अगर टाइप्स ऑफ नीड्स की बात करें तो 5 तरीके की नीड की यहां बात करी गई है। सबसे पहला नीड है स्टेटेड नीड। स्टेटेड नीड उस नीड को कहते हैं जिसको हम लोग कहते हैं बताई गई जरूरत। जैसे अगर हम किसी कार के शोरूम में गए या किसी भी दुकान पे जाते हैं, तो हम कहते हैं भैया हमें एक ना ये सामान चाहिए, हमें मिलेगा क्या वहां। उसी तरह से हम यहाँ पे कार का एग्जाम्पल लिया गया, तो हम क्या कहें, कार की दुकान में गए, मतलब भैया हमें एक कार चाहिए, ठीक है। इसको बोला बताई गई जरूरत, कि आपने उसे बता दिया कि मुझे ये इस चीज की जरूरत है। दूसरा होता है रियल नीड्स। रियल नीड्स उस नीड को कहा जाता है जहां पे आप एक्चुअली में वो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं, कि भैया मुझे कार तो चाहिए, बट जो है वो मेंटेनेंस चाहिए, बहुत ज्यादा ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं होना चाहिए, चलाने का खर्चा नहीं आना चाहिए, है ना। ये सारा चीज आपको देख के आप कार खरीद लेते हैं, तो उसको बोलते हैं रियल नीड्स। उसके बाद होता है अनस्टेटेड नीड्स। अनस्टेटेड होता है बिना बताया हुआ जरूरत। अब जैसे जब कार लेंगे आप, तो कार लेने के बाद क्या होगा सर, सेल्स जो सर्विस जो होगा वो तो आपको उसके साथ में मिलेगा ही मिलेगा, जी सर। तो इसको बोलते हैं मतलब बिना अनस्टेटेड नीड्स या बिना बताई गई जरूरत, है ना। तो उस तरह से डिलाइट नीड्स होता है। डिलाइट नीड उस नीड को कहते हैं जब आपको कुछ एडिशनल गिफ्ट्स, एडिशनल चीजें मिल जाती है आपके नीड के साथ में, तो उसको बोला जाता है क्या, डिलाइट नीड। जैसे अगर आप कार खरीद रहे हो तो कार के साथ में आपको गिफ्ट्स मिल जाए, आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाए, तो ये सारी चीजें क्या है सर, डिलाइट नीड्स में आ गई। और लास्ट में होता है सीक्रेट नीड्स। सीक्रेट नीड्स आप किसी को बताना नहीं चाहते, वो बोलते हैं भाई साहब वो स्टेटस सिंबल के लिए होता है, जैसे मर्सिडीज खरीद लेना, BMW खरीद लेना, ये क्या है, ये सीक्रेट नीड्स है। बात समझ में आ रही है जी सर। तो इसको बोलते हैं टाइप ऑफ नीड्स, इसको याद रखिएगा,
ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ डिमांड का, सवाल इससे भी पूछा जाता है। तो नेगेटिव डिमांड वैसा डिमांड होता है, क्या बोल रहा है पहला नेगेटिव डिमांड, तो नेगेटिव डिमांड वैसा डिमांड होता है जहां पे आदमी प्रोडक्ट को लाइक ही नहीं करता, पूरा डिसलाइक करता है, ठीक है ना। मतलब कस्टमर के लिए बेनिफिट हो सकता है बट वहां पे उसका डिमांड होता ही नहीं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, उस तरह के डिमांड को क्या बोलते हैं, नेगेटिव डिमांड। अनहोलसम डिमांड बोला जाता है बस इसी तरीके से, ठीक है। मतलब जस्ट इसी तरीके का डिमांड है, क्या होता है, डिमांड तो बहुत ज्यादा होता है लेकिन वो आपके बेनिफिट्स के लिए नहीं होता है, वो आपके नुकसान के लिए होता है। जैसे अल्कोहल, सिगरेट, है ना, उसको बोलते हैं अनहोलसम डिमांड। नो डिमांड मतलब इसका तो एकदम डिमांड ही नहीं है ना। अनहोलसम मतलब नो डिमांड, कोई भी डिमांड नहीं है। और नेगेटिव डिमांड मतलब एकदम डिमांड वहां जीरो भी नहीं, नेगेटिव में चला जाता है, मन ही नहीं करता, प्रोडक्ट बेनिफिशियरी है लेकिन नहीं लेगा वो, ठीक है। कह रहा है नो डिमांड, नो डिमांड क्या है भैया, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द सेम एजुकेशन कोर्सेज। देखो नो एजुकेशन कोर्सेज का डिमांड बहुत कम होता है, तो ये इसको इसलिए बोला गया वेरी लो डिमांड या नो डिमांड। लेटेंट डिमांड उस डिमांड को कहा जाता है जब आप एकदम टेक्निकली नई चीजों को देखकर लेटेस्ट तरीके से जो है फीचर्स जो होगा, एडिशनल फीचर्स उसको खरीदते हैं। जैसे अभी आपने बोला ना आईफोन अगर 16 और 17 आ गया, 18 आ गया, ऐसे वाला डिमांड जब जनरेट होता है उसको बोलते हैं लेटेंट डिमांड। चलिए अगर हम बात करें डिक्लाइनिंग डिमांड का, तो डिक्लाइनिंग डिमांड वो डिमांड होता है जब किसी प्रोडक्ट का डिमांड जो है वो कम होता चला जा रहा है। जैसे अभी एलईडीज आ गई, एलसीडीज आई, फिर उसके बाद है ना एलसीडी के बाद एलईडीज आया, एलईडीज के बाद कुछ नया डियोड अब आ रहा है ना। तो इस तरह से नई नई चीजें आ रही है, तो पुराना वाला जो सीडी डीवीडी का जो डिमांड घटता चला गया उसको बोलता है डिक्लाइनिंग डिमांड, कि धीरे धीरे डिमांड कम होती चली जा रही है। उसके बाद है इर्रेगुलर डिमांड। इर्रेगुलर डिमांड मतलब कभी डिमांड है, जैसे मान लो अभी ठंडी है तो ठंडी में क्या होगा सर, ठंडी में स्वेटर्स वगैरह की डिमांड बढ़ जाएगी लेकिन अभी टी शर्ट्स की डिमांड घट जाएगी। तो इर्रेगुलर डिमांड मतलब टाइम टू टाइम बेसिस पे वाला डिमांड। फुल मार्केट डिमांड वैसा डिमांड होता है जहां है ना जो सप्लाई क्या होता है सर, सप्लाई ज्यादा हो जाता है आपका डिमांड से, सॉरी डिमांड ज्यादा होता है सप्लाई से, सप्लाई कम पड़ जाता है ना, उसको बोलते हैं फुल मार्केट डिमांड। ओवर फुल डिमांड मतलब ये तो ओवर फुल डिमांड बोल रहे, देख लो जितना डिमांड होना चाहिए उससे और ज्यादा डिमांड है, उसको बोलते हैं ओवर फुल डिमांड। देखो ओवर फुल डिमांड हैपेंस व्हेन द कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी इज लिमिटेड बट द डिमांड इज मोर देन सप्लाई, सप्लाई से ज्यादा क्या हो डिमांड है। एंड फुल मार्केट में क्या बोला, देखो कह रहा है कंपनी शुड ऑलवेज हैव फुल डिमांड। फुल डिमांड मींस द डिमांड इज मीटिंग द सप्लाई पोटेंशियल ऑफ द कंपनी। अच्छा, फुल डिमांड में कंपनी के सप्लाई को मीट कर रहा है दोनों, मतलब जितना सप्लाई है उस हिसाब से डिमांड भी हो जा रहा है। और ओवर फुल डिमांड में क्या हो जा रहा है भैया, सप्लाई से ज्यादा क्या होगा डिमांड हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें इवोल्यूशन ऑफ मार्केटिंग, भाई साहब पूछा ही जाता है, कोई उपाय नहीं, मतलब इतना ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इवोल्यूशन बोल लो, अप्रोचेस बोल लो, है ना, ये सारे जो हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक करके हम इसकी क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो है वो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रोडक्ट वही खरीदा जाएगा जिसका ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जो बनेगा, है ना, जो ज्यादा से ज्यादा सामान बनेगा, बिकेगा, है ना, और जो अवेलेबल होगा उसी प्रोडक्ट का डिमांड होगा, इसलिए बोलता है मोर प्रोडक्शन मोर डिमांड। यहां पे क्या होता है, यहाँ डिमांड हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है सप्लाई से, डिमांड क्या होता है, ज्यादा होता है सप्लाई से, इसीलिए इसको प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है कि भैया तुम बनाओ ना, जितना बनाओगे उतना बिकेगा ही बिकेगा, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं फील्ड ऑफ ड्रीम स्ट्रैटेजी। क्या बोलते हैं, फील्ड ऑफ ड्रीम स्ट्रैटेजी, है ना। ये देखिएगा यहाँ कंपटीशन बहुत कम होता है, ठीक है। तो प्रोडक्शन डिमांड में एक चीज याद रखिएगा कि प्रोडक्ट वही बिकेगा जो अवेलेबल होगा और सबसे सस्ता और अच्छा होगा, है ना। चलो उसके बाद है दूसरा क्या है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अब देखो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की बात करें, ये देखो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट ने कहा कि भैया प्रोडक्ट वही बिकेगा जिसमें क्वालिटी होंगे, जिसमें फीचर्स होगा, है ना, वही सारे प्रोडक्ट बिकेंगे। जिसमें कुछ कुछ एडिशनल फीचर्स होंगे, कुछ स्पेशल फीचर्स होंगे, वही प्रोडक्ट आपका बिकेगा। बात समझ में आ रही है। तो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भैया आपका वही प्रोडक्ट बिकेगा जिसमें कुछ एडिशनल फीचर्स होंगे, कुछ स्पेशल फीचर्स होंगे, है ना, ये वही वाला प्रोडक्ट जो है आपका बिकेगा। ये का तीसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बात समझिएगा। सेलिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया अगर आपको बेचना आता है ना तो आपका सारा का सारा प्रोडक्ट क्या है, बिकेगा ही बिकेगा, है ना। जैसे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज वगैरह होती है, तो ये क्या, अगर आपको बेचना आएगा तो बिकेगा ही बिकेगा। और ये फोकस ज्यादा से ज्यादा किस पे करता है, सेल्स पे करता है ना।
कहता है कि अगर आप सेलिंग के एफर्ट्स लगाएंगे ना तो प्रोडक्ट को तो बिकना 100% श्योर है। इसलिए सेलिंग कॉन्सेप्ट एक ही चीज पे फोकस किया, किस पे, सेल पे। चलिए अगर हम बात कर रहे हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट की, तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है भैया? मार्केटिंग कॉन्सेप्ट वह ऐसा पहला कॉन्सेप्ट आया था जिसने कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात करी थी कि भैया सबसे पहले कस्टमर सेटिस्फाई होगा तभी सारा चीज होगा, अदरवाइज कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा तो भैया प्रोडक्ट का कोई वैल्यू नहीं रह जा रहा है ना। देखो यहां पे मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में जो बात किया गया था, बोला भैया अपने कस्टमर के लिए सही प्रोडक्ट बनाओ, ना कि अपने प्रोडक्ट के बेस पर कस्टमर बनाओ। ध्यान दीजिएगा, दोनों में फर्क है। बोला जो तुम्हारे कस्टमर हैं उसके लिए सही प्रोडक्ट बनाओ, ना कि अपने प्रोडक्ट के बेस पर कस्टमर बनाना। ये तो गलत बात है ना। अपने प्रोडक्ट के लिए कस्टमर तुम कहां से बनाओगे? अपना प्रोडक्ट बना के फिर कस्टमर बनाना है, बेवकूफी है। हालांकि जो तुम्हारे कस्टमर है उसके लिए अगर कोई प्रोडक्ट है तो वो उस प्रोडक्ट को तुम क्या करो, बनाओ। सो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात फर्स्ट टाइम यही कह रहा है। अब आ जाओ नेक्स्ट। हाँ अब देखो डिफरेंस दिया हुआ है सेलिंग कॉन्सेप्ट और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में। देखो सेलिंग कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करता है? सेल की बात करता है कि भैया हमारा सेल जितना से जितना ज्यादा हम कर पाएंगे। और जब मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कहता है हम क्या करेंगे, हम उसको फाइंड करेंगे, है ना, और उसको फिल करेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा। ये देखो यहां से देखो सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, मार्केटिंग क्या कह रहा है। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कह रहा है स्टार्टिंग पॉइंट फैक्ट्री से, है ना, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से लेकर सेलिंग प्रमोशन करेंगे और प्रॉफिट कमा लेंगे। और ये कह रहा है मार्केट के थ्रू हम कस्टमर की नीड को पहचानेंगे, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग करेंगे और उस सेटिस्फैक्शन के थ्रू हम प्रॉफिट कमाएंगे। बात समझ में आ रहा है? वो बोल रहा है कि हम सेलिंग कॉन्सेप्ट बोल रहा है कि हम सामान बेचेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे, और मार्केटिंग कॉन्सेप्ट कह रहा है कि भैया हम सामान बेच के तो कमाएंगे, उसके साथ साथ कस्टमर को सेटिस्फाई करेंगे और उससे भी प्रॉफिट कमाएंगे। बात समझ में आ रही है? जी सर। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट का। हॉलिस्टिक कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो वो कहता है एवरीथिंग मैटर्स। क्या हो रहा है? एवरीथिंग मैटर्स, सब चीज का इंपॉर्टेंस होना चाहिए, है ना। सिर्फ एक चीजों से कुछ भी चलने वाला नहीं है। आइए क्या बोल रहा है देखिएगा, कह रहा है होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट लेटेस्ट डेवलपमेंट मार्केटिंग थॉट, है ना। तो फिलिप कॉटन ने कहा क्या है इसके बारे में, कह रहा है होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट, डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग प्रोग्राम्स, प्रोसेस, एक्टिविटीज दैट रिकॉग्नाइज देयर ब्रेथ एंड इंटरडिपेंडेंसीज। तो भाई साहब जो ये होलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है वो बोल रहा है सब कुछ लेके चलना पड़ेगा आपको, इंटरनल, एक्सटर्नल, आसपास की चीजें, रिलेशनशिप वाला, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, सब कुछ आपको लेके चलना पड़ेगा। वो इसकी बात कर रहा है। ये देखो ये चार्ट देखो ध्यान से। हॉलिस्टिक मार्केटिंग में आपका रिलेशनशिप मार्केटिंग भी आता है। रिलेशनशिप मार्केटिंग में कस्टमर्स, एम्प्लॉयर्स, पार्टनर्स, है ना, फाइनेंशियल, कम्युनिटी, ये सारा चीज के साथ रिलेशन आपको मेंटेन करना पड़ेगा और सारे के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, लेके चलना पड़ेगा सही तरीके से। दूसरा है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मतलब जो जुड़ाव है, कम्युनिकेशंस की बात कर रहा है, कम्युनिकेशन, प्रोडक्ट, सर्विसेज, चैनल, प्राइस, सब की बात कर रहा है। तो इंटीग्रेट करके आपको लेके चलना पड़ेगा। तीसरा है सोशल मार्केटिंग। समाज में है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, कंफर्ट क्या, सोसाइटी वेलबींग क्या, इसके बारे में आपको ध्यान देना पड़ेगा। फोर्थ है जो है इंटरनल मार्केटिंग। मतलब पहले देखो इंटरनल मार्केटिंग के बारे में कहा गया है कि जब तक आप अपने एम्प्लॉय को अपने प्रोडक्ट के साथ सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, जब तक आपके एम्प्लॉय आपके प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे, तब इसका मतलब है कि आपने अपने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं किया। सिंपल सी बात है। आपका एम्प्लॉय अगर आपका प्रोडक्ट यूज कर रहा है तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपके कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाएगा या समझा पाएगा इसी तरह से। और लास्ट में परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग मतलब सेल्स, रेवेन्यू, ब्रांड, कस्टमर, है ना, इन्वायरमेंट, सोशल, लीगल। तो ये बात कह रहा है ये 5 चीजें आपकी क्या है सर, ये 5 चीजें हॉलिस्टिक मार्केटिंग के अंदर आती है। इतने सारे चीजों को लेकर हॉलिस्टिक मार्केटिंग काम करता है। ये देखिए मैंने एक एक करके रखा है। रिलेशनशिप मार्केटिंग मतलब कस्टमर, चैनल, पार्टनर्स, है ना जी। और इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मतलब देखो ये मार्केटर टास्क टू डिवाइस मार्केटिंग एक्टिविटीज असेंबल फुल्ली इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम टू क्रिएट, कम्युनिकेट एंड डिलीवर द वैल्यू फॉर कस्टमर। तो वैल्यू सेटिस्फेक्शन की बात है ना इंटीग्रेटेड मार्केटिंग में। और इंटरनल मार्केटिंग मतलब कि जो हम अपने इंटरनली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हायरिंग करते हैं, ट्रेन करते हैं, मोटिवेट करते हैं, है ना, जो अपने कस्टमर का, ये क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय का, उसको बोलते हैं इंटरनल मार्केटिंग। और उसी बेस पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मार्केटिंग भी आता है। चलिए ये तो हो गया आपका बेसिकली क्या सर, ये बेसिकली हो गया अप्रोचेज ऑफ मार्केटिंग।
अब अगर हम बात करें वैल्यू फिलोसफी ऑफ मार्केटिंग की, तो आप इसको ध्यान से बस इतना समझिएगा, वैल्यू फिलोसफी ऑफ मार्केटिंग कहने का मतलब होता है कि जब भी कोई भी प्रोडक्ट कोई खरीदता है, कौन, कस्टमर खरीदे, कोई और खरीदे, तो उसको उस प्रोडक्ट की जो वैल्यू उसने लगाई है उसका उससे सेटिस्फेक्शन मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है ना। जैसे 10 रुपए में कोई प्रोडक्ट खरीदा, उसने 10 रुपए लगाया, तो उसको 10 रुपए की वैल्यू मिल पा रही है या नहीं मिल पा रही है। बात समझ में आया? जी सर। चलिए अब चलते हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट टास्क। ये इसको अभी रुक चाहिए, ये देखिए वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस क्या है, इसको समझिए। ये बहुत जरूरी है समझना, अगर आप इसको समझ गए तो बड़ा मजा आएगा। देखिए मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दिया है। देखिए ट्रेडिशनल जो प्रोसेस था, जो ट्रेडिशनल सिस्टम था, कि पहले क्या सिस्टम था भैया, प्रोडक्ट बनाओ और उसको बेचो। तो उसमें क्या करते थे हम, प्रोडक्ट बनाने के लिए हम डिजाइन करते थे, प्रोडक्ट का प्रोक्योर करते थे, बनाते थे, ये काम था, बना लिए प्रोडक्ट। अब सेल करते थे, प्राइसिंग डिसाइड करते थे, सेल कर देते थे, एडवर्टीजमेंट के थ्रू करते थे, डिस्ट्रीब्यूटर सर्विस, ये सारा काम कर देते थे। तो पहले का काम होता था ट्रेडिशनल सिस्टम का कि प्रोडक्ट बनाओ और बेचो। लेकिन अब जो है वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस में कहता है चूज द वैल्यू। पहले आप क्या करिए, कस्टमर का सेगमेंटेशन करिए। कस्टमर सेगमेंटेशन कहने का मतलब कि आप सबके लिए तो प्रोडक्ट नहीं बना सकते ना, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे जगह हैं, इतने जगह पर प्लेसेस हैं। जैसे अगर कोई ठंडा प्रदेश है तो वहाँ आप ठंडे के लेवल की चीज़ें बनाएंगे, आज जो गर्म प्रदेश है वहाँ गर्म की जगह पर बनाएंगे। आप छोटे बच्चों के लिए बना सकते हैं, बड़े बच्चों के लिए बना सकते हैं, बड़े बच्चे क्या बड़े के लिए, फिर बूढ़ों के लिए बना सकते हैं, महिलाओं के लिए बना सकते हैं, गर्ल्स, सबके लिए, तो अलग अलग कैटेगरी। तो वही कह रहा है कि आप पहले सेगमेंट बांट लीजिए कि आप किसके लिए बनाना चाहते हैं। उसके बाद उसको सेलेक्ट करिए, मार्केट सिलेक्शन फोकस, देखिए ये ना, और फिर उसकी पोजीशनिंग करिए। मतलब मैंने डिसाइड किया मैं बूढ़ों के लिए, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए सारा चीज बनाऊंगा, फिर उसके हिसाब से उन पे सेलेक्ट किया, उसको सिलेक्शन किया एसटीपी, ठीक है। उसके बाद फिर उसकी पोजीशनिंग के दिमाग में डाले कि भैया ये प्रोडक्ट आपके लिए ही है, आपसे बेस्ट तो कहीं हो ही नहीं सकता, मतलब आप ही हैं इसके हकदार, ठीक है। उसको बोलते हैं पोजीशनिंग। अपने प्रोडक्ट की इमेज बना देना, जिसके सामने आप बेचना चाहते हैं प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं पोजीशनिंग। तो चूज द वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू हम चूज करते हैं। फिर प्रोवाइड द वैल्यू। प्रोवाइड द वैल्यू में क्या आता है कि हम प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। जब यहाँ तक पता चल गया हम, मेरा ये सारी चीजें हम उसमें दिमाग में डाल दिए, अब प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करिए, प्रोडक्ट बनाइए या सर्विस डेवलपमेंट, प्रोडक्ट या सर्विस कुछ भी बेच सकते हैं आप। उसके बाद उसकी प्राइसिंग डिसाइड करिए, सोर्स डिसाइड करिए, डिस्ट्रीब्यूट करिए, कहाँ आप डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हैं। फिर कम्युनिकेट द वैल्यू। अब उसके बाद बताइए अलग अलग एडवर्टीजमेंट के थ्रू, सेल्स प्रमोशंस के थ्रू, आपका सेल्स फोर्स के थ्रू। तो ये आपको, ये हो गया आज का तरीका, है ना, वैल्यू क्रिएशन और डिलीवरी सीक्वेंस की। पहले चूज द वैल्यू, वैल्यू को चूज करिए, प्रोवाइड करिए और कम्युनिकेट करिए। तो ये यहां से लेकर यहां तक जो चूज द वैल्यू है इसको बोलते हैं स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग, और जो प्रोवाइड द वैल्यू और कम्युनिकेट द वैल्यू टोटल इसको बोलता है टेक्टिकल मार्केटिंग। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो वैल्यू डिलीवरी प्रोसेस मतलब ये आज की जो प्रोसेस है प्रोडक्ट को बेचने का, ठीक है। चलो अब चलते हैं कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट में। क्या है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कहने का क्या मतलब है कि जब किसी कस्टमर से, है ना, मैनेजमेंट का रिलेशन अच्छा हो, क्या मतलब घर वाला रिलेशन नहीं, कस्टमर वाला रिलेशन। एक मैनेजमेंट का एक कस्टमर से रिलेशन मतलब कस्टमर वाला रिलेशन, है ना, उसकी बातचीत, उसकी तरीका, बिहेवियर, सारा चीज में इंक्लूड आ जाता है कस्टमर रिलेशनशिप में। देखो क्या कह रहा है, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट इज ऑफन रेफर्ड टू एज ए प्रोसेस, स्ट्रेटजी, सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी दैट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन मैनेज रिलेशनशिप विद देयर कस्टमर, वेंडर एंड सप्लायर। अब क्या सर, कस्टमर रिलेशनशिप में कस्टमर आता नहीं, वेंडर, सप्लायर, सारे लोग के साथ रिलेशन बनाना, ये सारा क्या कस्टमर रिलेशनशिप के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखो कस्टमर रिलेशनशिप किसके किसके साथ हो सकता है, तो कह रहा है 1-to-1 मार्केटिंग भी के तहत भी हो सकता है, जिसका प्रोसेस है कि पहले हम आइडेंटिफाई करिए अपने प्रोस्पेक्ट कस्टमर्स को, फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करिए, है ना, उसके नीड और उसके वैल्यू के बेस पर, फिर इंटरेक्ट करिए इंडिविजुअल कस्टमर्स का, ताकि आप अपने नॉलेज को इंप्रूव कर सके और कस्टमाइज कर दीजिए प्रोडक्ट, सर्विस और मैसेज, है ना, हर कस्टमर को, ठीक है। उसके बाद कस्टमर का एनालिसिस करना होता है। कस्टमर एनालिसिस में आप क्या करेंगे, सबसे पहले प्रोस्पेक्ट देखेंगे। देखो 5 तरह के कस्टमर हो गए, पहले प्रोस्पेक्ट, फिर फर्स्ट टाइम बायर होगा, फिर रिपीट बायर होगा, फिर कोर बायर होगा और फिर डिफेक्टर होगा। देखो प्रोस्पेक्ट होगा वो जो अभी आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है ना, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्ट कस्टमर। दूसरा हो जाता है फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम कस्टमर कहने का मतलब है कि आपके प्रोडक्ट को उसने पहली बार
खरीदा, पहली बार खरीदा उसका प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट उसको समझ में आ गया तो फिर वो रिपीट बायस हो गया, जब दोबारा खरीद लिया। फिर उसके बाद जब आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगने लगा, वो हमेशा बार बार खरीदने लगा, तो उसको कोर कस्टमर बोलेंगे। और फाइनली डिफेक्टर्स वो होते हैं जो आपके प्रोडक्ट को कभी नहीं खरीदते हैं ना, वो आपके कंपनी के ऑफर्स को रिजेक्ट करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं ना, हर कोई आपके प्रोडक्ट को खरीद लीजिए तो बात जरूरी नहीं है, तो उसको बोलते हैं डिफेक्टर्स। चलिए, उसके बाद है कस्टमर वैल्यू एंड कंपोनेंट्स। देखो यार, इसके अलग अलग वैल्यू, टेंजिबल वैल्यू है तो ऐसी वैल्यू जो आपको छू के पता चल सकता है ना, उसको बोलता है इंटेंजिबल, बिना छुए पता चल सकता है। फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू क्या होता है, काम के बेसिस पर, है ना, तो उसको बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू। जैसे एबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कैपेबिलिटी टू मीट ए गिवन नीड, है ना, उसको बोलते हैं क्या है कि उसको बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू। उसी तरीके से इकोनॉमिक वैल्यू, मतलब जितना आपने पैसा दिया वो वैल्यू है, यानी कन्वीनियंस, कितना इजीली प्रोडक्ट आपको मिल पा रहा है वो वैल्यू। सेंसरी वैल्यू, मतलब कितना आप सेंसरी और एस्थेटिक वैल्यू, सेंसरी वैल्यू बोलते हैं जो टेस्ट, लुक, स्मेल, साउंड, टच ऑफ द प्रोडक्ट, और एस्थेटिक वैल्यू बोलते हैं आपको जो अपील ऑफ द प्रोडक्ट होता है, पैकेजिंग, प्रेजेंटेशन, इसको बोलता है एस्थेटिक वैल्यू, है ना। मतलब आपने प्रोडक्ट को टेस्ट किया, आप लुक से कैसा लग रहा है वो प्रोडक्ट, तो उसको बोलते हैं ना, कोई चीज़ देखने में इतना खूबसूरत लगता है, बोलता है यार 10 रुपये ले लो यार, लेकिन हमको दे दो ये चीज़। क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसकी जो है सेंसरी वैल्यू अच्छी होती है, देखने में अच्छा होता है, या किसी किसी का स्मेल बहुत अच्छा होता है, तो हमको लगता है हाँ यार पैसा दिया लेकिन स्मेल बहुत अच्छा है। टच में, साउंड में कुछ अच्छी चीज होती है, उसको बोलते हैं क्या, सेंसरी वैल्यू। और एस्थेटिक वैल्यू बोलते हैं जो प्रेजेंट करने में अच्छा होता है, प्रेजेंट करने मतलब देखने में अच्छा लग गया, ठीक है ना, प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी हो गई, तो उसको एस्थेटिक वैल्यू बोलते हैं। चलिए, उसके बाद सर्विस वैल्यू। सर्विस वैल्यू मतलब जो आपको सर्विस दिया वो उसकी वैल्यू उसके बराबर है या नहीं है। उसके बाद है इंटेंजिबल वैल्यू। इंटेंजिबल मतलब सोशल वैल्यू, प्रेस्टीज वैल्यू। प्रेस्टीज वैल्यू बोलता है जब प्रोडक्ट का पोजीशन कंट्रीब्यूट, है ना, कंट्रीब्यूट करता है यूजर के सेंस ऑफ स्टेटस से, मतलब मुझे बोलते हैं ना आईफोन लेके चलता है, क्यों बोलता है, क्योंकि वो उसकी प्रेस्टीजियस वैल्यू है ना। सेंटिमेंट वैल्यू, आपके इमोशंस के साथ वो है मैच कर रहा है कि नहीं। एक्सपीरियंस वैल्यू, बिलीफ वैल्यू, आपके ये सारे वैल्यूज हैं, है ना, तो इसको क्या बोलेंगे। अब आ जाइए कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस में। कंज्यूमर कैसे चीजों को एडॉप्ट करता है ना, 5 स्टेज का प्रोसेस है। पिछला बार इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना, कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस से। तो मैं वही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे सवाल आए गए। तो कंज्यूमर एडॉप्शन प्रोसेस क्या है, 5 स्टेज प्रोसेस। सबसे पहले कंज्यूमर क्या करेगा, अवेयरनेस लेके आएगा अपने अंदर। भैया अवेयरनेस दिखाया, अवेयर हुआ, हाँ ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है। उसके बाद यहाँ क्या कह रहा है, कंज्यूमर इज अवेयर ऑफ प्रोडक्ट बट लैक्स इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन उसके पास पूरा नहीं है। इंटरेस्ट जब दिखाएगा तो उसके पास इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे पूरा आने लगेगा। फिर क्या करेगा, कंज्यूमर इवैल्यूएट करेगा कि हम जो प्रोडक्ट देख रहे हैं उससे रिलेटेड जो बाहर के प्रोडक्ट है वो कितना अच्छा है ना जी। उस बेस पर जो है फिर वो क्या होगा, फिर ट्रायल करेगा प्रोडक्ट को कि भैया चलो हम ये प्रोडक्ट लेके देखते हैं। और जैसे ही ट्रायल करेगा तो अगर प्रोडक्ट अच्छा लगा तो वो प्रोडक्ट क्या करेगा, अडॉप्ट कर लेगा, आपके प्रोडक्ट को अडॉप्शन मिलेगा। तो ये है अवेयरनेस, इंटरेस्ट, इवैल्यूएशन, ट्रायल और अडॉप्शन, ये 5 स्टेज है ना जी सर। अब टेक्नोलॉजी अडॉप्शन साइकिल क्या होता है भाई साहब, देखो इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन साइकिल कहने का मतलब होता है कि आपके प्रोडक्ट को किस हिसाब से खरीदा जा रहा है। शुरू में लोग कितना खरीद रहे हैं, जानने के बाद लोग कितना खरीद रहे हैं, तो जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी आ रही है उस हिसाब से आपके प्रोडक्ट की डिमांड क्या है, आपका प्रोडक्ट कैसे चल रहा है। तो सबसे पहले कुछ लोग होते हैं जो नया प्रोडक्ट को, इनोवेटर्स लोग होते हैं, वो 2.5% होते हैं जो किसी भी नए प्रोडक्ट को शुरुआत में लेना चाहते हैं, तो उसको बोला गया है इनोवेटर्स। एकदम इनोवेटर्स, नाम ही इनोवेटर्स है ना, 2.5% लोग होते हैं। अर्ली अडोप्टर्स वो लोग होते हैं जो आपका प्रोडक्ट थोड़ा थोड़ा जानने लगता है तो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं, है ना, इनोवेटर्स के बाद वाला स्टेज। उसके बाद अर्ली मेजोरिटी, अर्ली मेजोरिटी 34% और लेट मेजोरिटी 34% होता है। यहाँ पे तो आपका प्रोडक्ट छा रहा होता है, तब दोनों स्टेज में आप ले रहे होते हैं। और लागार्ड्स, ये लागार्ड्स होते हैं कि अपना प्रोडक्ट छोड़कर कहीं जाएंगे ही नहीं, है ना, तो उसको बोलते हैं लागार्ड्स। चलो ये देखो, है ना, इनोवेटर्स 2.5%, अर्ली अडॉप्टर्स 13.5%, अर्ली मेजोरिटी 34%, लेट 34% और लागार्ड 16%। इनोवेशन अडॉप्शन साइकिल सेम चीज है, देख लीजिएगा। अब है फॉर्मुलेटिंग द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन 2 स्टेप्स। 2 स्टेप्स के बेस पर आपकी जो पूरी की पूरी मार्केटिंग है वो है। पहला क्या, पहला है एसटीपी, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग और पोजिशनिंग। और दूसरा जो है वो है भाई साहब 4 P's ऑफ मार्केटिंग। देखो पहले कभी भी पूरा मार्केटिंग की अगर हम ओवरऑल की बात करें ना तो यही 2 स्टेप पे है। एसटीपी कर लो, उसके बाद 4 P's कर लो।
एसटीपी सेगमेंटेशन टारगेटिंग पोजिशनिंग क्यों करना है भाई साहब, क्यों ऐसा है? क्योंकि आप पूरे वर्ल्ड में या पूरे इंडिया में पूरे अपने जगह पे सबके लिए प्रोडक्ट नहीं बना सकते। आप किसी स्पेस बना भी सकते हो, कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो सबके लिए, मान लो पेप्सी सबके लिए बनता है, लेकिन फिर भी आपको डिसाइड करना है कि आप क्या सेगमेंट बनाना चाहते हो, किसके लिए प्रोडक्ट बनाना चाहते हो। तो मान लेते हैं हमने एक डिसाइड किया कि हम सिर्फ गर्ल्स के कपड़े बनाएंगे या सिर्फ बॉयज़ के कपड़े बनाएंगे, तो उसको सेगमेंट बोलते हैं। फिर उसी को टारगेट करेंगे, सेगमेंटेशन टारगेटिंग, फिर उसको टारगेट करेंगे और उस टारगेट करने के बाद हम उसके दिमाग में एक इमेज क्रिएट करेंगे कि ये प्रोडक्ट जो मैंने बनाया ना, ये आपके लिए ही है, दूसरे के लिए नहीं है। तो इसको कहते हैं एसटीपी, सेगमेंटेशन टारगेटिंग और पोजिशनिंग स्ट्रैटेजी। जब ये हो जाता है तो हम असेंबल करते हैं पूरे मार्केटिंग मिक्स को, असेंबल करते हैं मार्केटिंग मिक्स मतलब उसके बाद देखते हैं प्रोडक्ट बनाते हैं, फिर प्राइसिंग, प्रमोशन और तब प्लेसमेंट करते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन की बात करते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। अब मार्केटिंग मिक्स का व्यू पॉइंट क्या है, देखो किसने किसने क्या क्या कहा है। देखो अगर जॉन मैककार्थी की बात करें तो इन्होंने 4 P's ऑफ मार्केटिंग दिया है। सेथ और सोडिया की बात करें तो 4 A's को इन्होंने इसी तरह से 4 A रिप्रेजेंट किया, और कोटल की बात करें तो 4 C कहा है तो टोटल मार्केटिंग का व्यू पॉइंट। अगर हम बात करें 4 P में तो प्रोडक्ट, उसी को इसने एक्सेप्टेबिलिटी कहा है और इसी को इसने कस्टमर का सॉल्यूशन कहा है। बात तो वही है, प्रोडक्ट क्या है, कस्टमर सॉल्यूशन ही तो है, कस्टमर के नीड को सॉल्यूशन करना, वही तो प्रोडक्ट जनरेट होता है ना। जरूरत थी तभी तो प्रोडक्ट बनाया है जी। प्राइस मतलब कितना में एफोर्ड कर सकते हैं, यहाँ ये कॉस्ट बोल दिया। प्रमोशन यहाँ अवेयरनेस बोल दिया, यहाँ कम्युनिकेशन बोल दिया, वही तो है। प्लेस मतलब एक्सेसिबिलिटी और यहाँ कन्वीनियंस बोल दिया। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये 4 P जॉन मैककार्थी सेलर ओरिएंटेड है और ये जो दोनों है ये कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में रखिएगा जरूर। चलिए अगर हम बात करें एसटीपी की, सेगमेंटेशन मार्केट टारगेटिंग और पोजिशनिंग की, देखिए क्या कह रहा है, डिवाइड मार्केट इनटू डिस्टिंक्ट ग्रुप ऑफ कस्टमर, अलग अलग कस्टमर का ग्रुप बांट लीजिए, सेगमेंट बना लीजिए यूजिंग सेगमेंटेशन प्रैक्टिसेस। जो सेगमेंटेशन का प्रैक्टिस है उस हिसाब से आप सेगमेंटेशन कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। टारगेट करिए, कह रहा है डिटरमाइन विच कस्टमर ग्रुप सेगमेंट टू फोकस योर मार्केट एफर्ट्स। तो आपके मार्केटिंग एफर्ट्स कहाँ लगेंगे उसको टारगेट करिए और क्रिएट ए प्रोडक्ट पोजिशनिंग। आप क्रिएट करिए प्रोडक्ट की पोजिशनिंग इमेज, है ना, एक नया दिमाग में छप जाए कुछ ऐसा इमेज क्रिएट करिए ना। मार्केटिंग मिक्स दैट मोस्टली लाइकली टू अपील द सेलेक्टेड ऑडियंस, जो सेलेक्ट किया आपने ऑडियंस को, वहां पे आप इसकी पोजिशनिंग कर दीजिए। बस यही है एसटीपी और कुछ भी नहीं है ना। ये देखो पूरा का पूरा है। अब देखो मार्केट सेगमेंटेशन का लेवल है, क्या है मार्केट सेगमेंटेशन का लेवल, मास मार्केटिंग। तो भाई साहब मास मार्केटिंग क्या है, मास मार्केटिंग बोलते हैं जब एक प्रोडक्ट को हम सब जगह बेचते हैं। पेप्सी एग्जांपल लिया था अभी मैंने, हर कोई खरीदता है, हर कोई बेचता है ना, मतलब हर कोई बेचता नहीं, हर कोई खरीदता है, हर कोई यूज करता है, कंज्यूम करता है, बेचता तो लेकिन बहुत जगह में मिल जाता है जी सर। तो उसको बोलते हैं मास मार्केटिंग। सेगमेंट मार्केटिंग बोलते हैं जब हम डिफरेंट सेगमेंट में इसको डिवाइड करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखो है ना, यहाँ नो सेगमेंटेशन है, यहाँ सम सेगमेंटेशन है, थोड़ा थोड़ा सेगमेंट, डिफरेंट प्रोडक्ट्स टू वन एंड मोर सेगमेंट्स, एक या एक से ज्यादा सेगमेंट में बांट देते हैं भैया, हम इसके लिए प्रोडक्ट बनाएंगे और इसके लिए प्रोडक्ट बनाएंगे। उसके बाद है नीश मार्केटिंग। नीश मार्केटिंग मतलब ज्यादा सेगमेंटेशन करते हैं, है ना, ठीक है। और माइक्रो मार्केटिंग मतलब कंप्लीट सेगमेंटेशन कर देते हैं। मतलब कंप्लीट सेगमेंटेशन मतलब एक जगह पे हमको बेचना है तो हमको एक ही जगह पे बेचना है, इसके लिए प्रोडक्ट बनाना है तो इसी के लिए प्रोडक्ट बनाना है। इसको बोलते हैं आपका क्या, सेगमेंटेशन ऑफ टाइप्स ऑफ सेगमेंट या लेवल्स ऑफ सेगमेंटेशन। अब बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन हो सकता है। बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन क्या होगा सर, कि देखिए डेमोग्राफिक के क्षेत्र पर मतलब हम बना सकते हैं सेगमेंटेशन, ज्योग्राफिक मतलब प्लेस के अनुसार बना सकते हैं, साइकोग्राफिक के अनुसार बना सकते हैं, या फिर बिहेवियर के हिसाब से बना सकते हैं। सेगमेंटेशन का ये टाइप्स होता है। ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन की अगर हम बात करें तो हम रीजन देखेंगे, कौन सा क्षेत्र होगा, क्लाइमेट क्या होगा, मार्केट डेंसिटी क्या होगी, मार्केट का साइज क्या होगा, हम ज्योग्राफिक के हिसाब से बना रहे हैं। लेकिन अगर हम डेमोग्राफिक की बात करें तो हम देखेंगे एज फैक्टर है, लाइफस्टाइल क्या है, जेंडर मेल फीमेल होगा, इनकम क्या होगा, ऑक्यूपेशन क्या होगा, मार्शल स्टेटस क्या होगा, सोशल क्लास के लिए बना रहे हैं, फैमिली साइज, एजुकेशन लेवल, रिलीजन, ये सारा चीज हम चेक करेंगे और किसी एक को पकड़ कर हम बना देंगे। जैसे ईद आएगी तो हम टोपी बनाएंगे, है ना, तो वो रिलीजन बेस्ड हो गया। इनकम, हाई इनकम लेवल है तो हम हाई इनकम लोगों के बनाएंगे, कम हो इनकम लेवल है तो कम के लिए बनाएंगे। साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन लाइफ, पर्सनालिटी, वैल्यूज और बिलीफ के बेस पर, और बिहेवियरल मतलब ओकेजन, बेनिफिट्स, यूजर स्टेटस, क्वांटिटी, रेडीनेस, लॉयल्टी और एटीट्यूड के बेस पर हम क्या करेंगे, सेगमेंटेशन करेंगे। तो ये बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन याद रखिएगा। चलिए
ये देखिएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम टारगेट करेंगे उसको, जो हमने सेगमेंट बनाया उसको टारगेट करेंगे। जैसे देखो, अगर हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि हमको पूरा सबके लिए प्रोडक्ट बनाना है, तब तो फिर होल मार्केट क्या करेंगे, होल मार्केट को टारगेट किया जाएगा। अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग बोलते हैं इसको, है ना। तो पूरा का पूरा होल मार्केट टारगेट किया, देखो ये है ना जी। लेकिन अगर सेगमेंट हमने डिसाइड किया कि भैया हम मेल मतलब फीमेल के लिए बनाएंगे, लेकिन तीनों बनाएंगे। फीमेल में कौन, बच्चे, थोड़ा सा उम्र और थोड़ा सा मिडिल एज, तीनों के लिए बनाएंगे। यंग है ना, यंग लोगों के लिए बनाएंगे, बच्चों के लिए बनाएंगे और बूढ़ों के लिए बनाएंगे, तो तीनों के लिए बनाएंगे। तो हमने डिसाइड किया कि भैया फीमेल ही होगी लेकिन तीनों होगी, तो ये हो गया सेगमेंट मार्केटिंग, है ना, डिफरेंशिएटेड। फिर कॉन्सेंट्रेटेड या नीश मार्केटिंग, फिर हमने ये डिसाइड किया कि नहीं सिर्फ हम यंग फीमेल्स के लिए बनाएंगे, तो सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाएंगे इसके लिए, यंग फीमेल्स के लिए, तो उसको बोलते हैं नीश मार्केटिंग। और माइक्रो मार्केटिंग बोलता है भाई साहब इंडिविजुअल मार्केटिंग की बात करता है यहाँ, क्या बोलता है, इंडिविजुअल मार्केटिंग का, है ना, एक पर्सन के बेस पर बनाएंगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा, ऐसा होता है टारगेटिंग। अब मार्केटिंग की जो पोजिशनिंग होती है ना, पोजिशनिंग बोलते हैं कि डायरेक्ट उसके दिमाग में इमेज बन जाए। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल हैंडबैग मेकर में पोजीशन इटसेल्फ एज लग्जरी स्टेटस सिंबल। तो हैंडबैग बनाने वाला, जो हाथ का बैग बनाता है, वो बनाने वाला अपने आप को लग्जरी स्टेटस सिंबल प्रिडिक्ट कर सकता है ना। तो ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए, अगर हम बात करें प्रोडक्ट डिसीजन का, तो कहता है कि आज के दौर में कि बोल रहा है भाई साहब कि एक दिमाग में क्वेश्चन होना चाहिए कि हम लोग क्या बेचने वाले हैं। जब भी आप किसी चीज़ की प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो, तो आपके दिमाग में सवाल होना चाहिए कि हम लोग क्या बनाना चाह रहे हैं। तो क्या बोल रहा है, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी प्रोडक्ट, सर्विस और एनी आइडिया दैट मार्केट वांट टू सेल। तो बोल रहा है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि ऐसा प्रोडक्ट हम बनाएं, ऐसा आइडिया बनाएं, ऐसा सर्विस बनाएं जो मार्केट में बिके। वही चीज़, अच्छा फालतू प्रोडक्ट बना के क्या करोगे, कोई फायदा है नहीं सर। तो इसीलिए प्रोडक्ट का डिसीजन भी किस पे है सर, आपको देखना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, मार्केट ये करना पड़ेगा, उसके बाद पता चलेगा कि भाई मार्केट में किसकी डिमांड है, और उस बेस पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। ठीक है जी। चलिए, तो अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट में बहुत सारी चीज़ें आ जाती है ना। चलिए, कह रहा प्रोडक्ट इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट कैन बी ऑब्जेक्ट, सर्विस, कम्युनिटी, इवेंट, कंज्यूमर परचेज डिफरेंट प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई डिफरेंट नीड्स। तो कुछ भी हो सकता है, बात समझ रहे हो, ये सर। तो अब क्या है, अब है उसके हिसाब से हम देखो, जो जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है ये है लेवल्स या लेयर्स ऑफ प्रोडक्ट। लेयर्स और लेवल्स ऑफ प्रोडक्ट्स कहने का क्या मतलब है, 5 तरीके के लेवल ऑफ प्रोडक्ट होते हैं। सबसे पहला होता है कोर प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जिसके लिए आप पैसा पेमेंट करते हो। क्या होता है, जिसके लिए आप पैसा पेमेंट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी होटल में रूम लेने के लिए जाते हो, तो कोर प्रोडक्ट वहां क्या होगा, रूम का मिलना, है ना, उसी को क्या बोलेंगे, कोर प्रोडक्ट। उसके बाद होता है बेसिक प्रोडक्ट, मतलब जहां पे आपको थोड़ा सा बेसिक चीज मिल जाए, होटल में रूम मिल जाए, रूम के साथ बेडरूम क्या बोलते हैं, एक रूम मिल जाए, रूम के साथ आपको उसमें बेड मिल जाए, है ना, टॉवल वगैरह मिल जाए, तो उसको बोलते हैं बेसिक प्रोडक्ट। एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट मतलब रूम एक्सपेक्ट, जब हमारा एक्सपेक्टेशन हो जाता है बेसिक से ज़्यादा वाला, अब वाला, जैसे कि भाई साहब इतना तो एक्सपेक्ट करेंगे कि वहाँ का तौलिया साफ हो, बेड वगैरह सही हो, बाथरूम थोड़ा क्लीन हो, तो ये क्या है, एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट बोलते हैं। ऑगमेंटेड प्रोडक्ट मतलब बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन कहा जाता है, जैसे वाईफाई भी हो, टीवी वगैरह लगा हो, तो ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन है। पोटेंशियल प्रोडक्ट उस प्रोडक्ट को बोलते हैं जब आपको वैल्यू ऑफ एप्रिसिएशन दिया जाए, मतलब कि इतना सारा अच्छा आपको लग गया कि लास्ट में आप फीडबैक देके जा रहे हो, तो अप्रिशिएट करके जा रहे हो होटल वाले को। तो होटल का रूम लेने की वजह से मैंने सबसे पहले क्या कोर प्रोडक्ट क्या बोला, कोर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट जिसके लिए आप पेमेंट कर रहे हो रूम के लिए, तो रूम होना चाहिए। बेसिक प्रोडक्ट, रूम के अंदर बेड होना चाहिए। एक्सपेक्टेड कि भैया रूम जो है साफ होना चाहिए, क्लीन टॉवल होना चाहिए, क्लीन बाथरूम होना चाहिए, ये सारा। ऑगमेंटेड बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, वाईफाई भी होना चाहिए, टीवी सब होना चाहिए, बढ़िया से आए, सेवा पानी करे, तो वो। और लास्ट में पोटेंशियल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जिसमें कस्टमर को एक्सट्रीम लेवल का मिलता है सेटिस्फेक्शन, और वहां पे वो उसको रिस्पॉन्स देता है, उसको बोलते हैं क्या, पोटेंशियल प्रोडक्ट। चलो आ जाओ, ये देखो ध्यान से देखो, ये बड़ा मैं कर देता हूँ थोड़ा, हाँ, ये देखो कोर प्रोडक्ट दिस रेफर्स टू बेसिक प्रोडक्ट हियर द फोकस इज ऑन पर्पस ऑफ व्हिच इज पोटेंशियल प्रोडक्ट इज इंटेंडेड, है ना, उसको बोलते हैं कोर प्रोडक्ट।
देखो रिप्रेजेंट तक ऑल क्वालिटीज ऑफ प्रोडक्ट, उसको जेनरिक या बेसिक प्रोडक्ट बोलते हैं। दिस रेफर्स टू बेनिफिट्स कस्टमर एक्सपेक्ट्स, जो कस्टमर बेनिफिट एक्सपेक्ट करता है एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट। दिस रेफर्स टू एडिशनल फैक्टर्स, जो एडिशनल फैक्टर्स एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट के अलावा, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, तो वो वाला चीज। और पोटेंशियल बोलते हैं, दिस रेफर्स टू ऑगमेंटेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन दैट द प्रोडक्ट में बी अंडरगो इन फ्यूचर, है ना, जो फ्यूचर में लेके जाएगा। ये देखो कोर, जेनरिक, एक्सपेक्टेड, ऑगमेंटेड और पोटेंशियल प्रोडक्ट। चलो अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट किसकी सर? नेक्स्ट जो है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट में अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट हैं। देखो क्या क्या है टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट में, बेस ऑफ ड्यूरेबिलिटी के बेस पर ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स और नॉन ड्यूरेबल। ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट होता है जो लंबे समय तक चलता है ना। नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स जो एवरीडे खत्म हो जाता है, जैसे मान लो कोई दही वही दूध वगैरह, वो क्या है डेली है, सप्ताह दिन के अंदर खत्म हो जाएगा। सब्जी है 2-4 दिन में खराब हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स। और ड्यूरेबल गुड्स मतलब जो लंबा चल जाए, है ना। फिर कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है। कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स में भी क्या है, आ जाओ देखो, कंज्यूमर गुड्स जो है फाइनल कंज्यूमर सेटिस्फाई करे उसके नीड्स को। इंडस्ट्रियल गुड जो है इंटरमीडिएट गुड्स यूज फॉर द प्रोडक्शन, कंज्यूमर के प्रोडक्शन के लिए यूज करे, है ना, तो उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल गुड्स। अब जो है मेन है ये देखो, कंज्यूमर गुड्स को डिवाइड किया गया है 4 तरह के गुड्स में, और इससे सवाल पूछा ही जाता है। मैं आपको चार्ट से समझाता हूँ। ये देखो चार्ट है, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको। ये चार्ट ध्यान से देखिएगा, चार्ट में बड़ा अच्छे तरीके से लिखाया गया है। कन्वीनियंस गुड्स वो गुड्स होता है जो इजीली अवेल हो जाता है कस्टमर तक। तो इसमें क्या होता है, इसमें फ्रीक्वेंट परचेज होते हैं, है ना, इसमें बहुत लिटिल एफर्ट लगाना पड़ता है। मतलब अब देखो यार, आपको नमक की जरूरत पड़ गई, आपको किसी पेस्ट की जरूरत पड़ेगी, इजीली जाओगे कोई भी दुकान में उठा के लेके आ जाओगे, है ना, उसको बोलते हैं कन्वीनियंस प्रोडक्ट। इसका प्राइस क्या रहता है, लो रहता है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन वाइड स्प्रेड रहता है, लंबा चौड़ा हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। कन्वीनियंट लोकेशंस पे रहते हैं। मास प्रमोशन होता है इसका, जैसे टीवी वीवी पर प्रमोशंस होते रहता है ना, वो बोलते हैं ना ये दांतों में आपका दिक्कत है ना, तो वो नमक वाला ऐड, तो ये सब क्या है, ये सब प्रमोशंस है। एग्जांपल क्या है, टूथपेस्ट, मैगजीन, लॉन्ड्री डिटर्जेंट, ये सारे क्या हैं, इसके एग्जांपल है। अब शॉपिंग गुड्स की अगर हम बात करें तो शॉपिंग गुड्स क्या होता है, लेस फ्रीक्वेंट परचेज होता है। मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है ना प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। शॉपिंग करने जाते हैं, चुनते हैं, फिर उसके बाद पर कंपैरिजन करते हैं, प्राइस, क्वालिटी, स्टाइल सब के बेस पर चेक करते हैं, और तब जाके चीज़ों को खरीदते हैं। तो यहाँ थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, क्या है, टाइम कंज्यूमिंग। हायर प्राइस होता है, ठीक है। सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन, फ्यूअर आउटलेट्स, कुछ आउटलेट्स होते हैं, ज़्यादा नहीं होते, कुछ 2, 4, 10, 20 होते हैं। एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग दोनों के थ्रू जाते हैं। यहाँ पे टेलीविजन, फर्नीचर और क्लोथिंग, ये सब इसका क्या एग्जाम्पल दिया गया है। स्पेशलिटी प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जिसके फ्यू लोकेशंस होते हैं। जैसे कोई शोरूम वगैरह की बात करें, है ना, वो कह रहा है स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेफरेंस, लॉयल्टी, स्पेशल परचेज इफेक्ट होता है। यहाँ पे क्या होता है, स्पेशल परचेज इफेक्ट, लिटिल कंपैरिजन, ब्रांड्स के बीच में बहुत कम कंपैरिजन होता है। लो प्राइस होते हैं, लो प्राइस सेंसिटिविटी होते हैं, लो प्राइस नहीं, लो प्राइस सेंसिटिविटी। प्राइस क्या होता है, अगर प्राइसिंग की बात करें तो यहाँ भी प्राइस हाई होता है, क्योंकि स्पेशलिटी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो वो हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्ट की बात करता है। जैसे अगर कोई बड़ा प्रोडक्ट ले लो तो लग्जरी गुड्स में मर्सिडीज ले लो, है ना, तो वो उस तरीके की चीज़ है। रोलेक्स की घड़ी ले लो, है ना, ये सारा चीज़। देखो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, 1 और फ्यू आउटलेट्स होते हैं। तो ऑडी, मर्सिडीज, BMW की एक ही होती है, रोलेक्स का एक दो ही होता है, ज़्यादा आपका शोरूम नहीं होता है। मोर केयरफुली टारगेटेड प्रमोशंस, बहुत केयरफुली टारगेट प्रमोशंस होता है इसका। ऐसा नहीं कि मास पे एडवर्टाइजमेंट होता है या प्रमोशन होता है। और लग्जरी गुड्स में क्या है, रोलेक्स वॉच, डिजाइनर क्लोथिंग, ये सारे क्या हैं, स्पेशलिटी प्रोडक्ट में आते हैं। अनसॉर्ट प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट जिसमें एकदम अवेयरनेस की जरूरत नहीं, लिटिल प्रोडक्ट अवेयरनेस होता है, ठीक है ना, लिटिल इंटरेस्ट भी बहुत कम होता है। इसका वैरी करता है आपका रेट और प्राइस भी, डिस्ट्रीब्यूशन भी वैरी करता है। एग्रेसिव एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग, एग्रेसिव बोलते हैं मतलब जल्दी फास्ट, वो क्या है, LIC, लाइफ इंश्योरेंस प्लान जो लेते हैं हम लोग, वो साइज को बोलते हैं अनसॉर्ट आपका क्या प्रोडक्ट। तो ये 4 प्रोडक्ट हैं। कन्वीनियंस इजिली अवेलेबल हो जाता है, शॉपिंग में थोड़ा टाइम लगता है, स्पेशलिटी और स्ट्रांग है, ठीक है। अनसॉर्ट लेना ही नहीं चाहते हैं लोग, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आते हैं प्रोडक्ट मिक्स में। प्रोडक्ट मिक्स क्या मतलब, यहाँ पे भी 4 तरह की बात होती है। क्या क्या, प्रोडक्ट विथ, लेंथ, डेप्थ और कंसिस्टेंसी। ये देखो अगर हम बात करें विथ ऑफ द प्रोडक्ट का, तो विथ बोलते हैं प्रोडक्ट में रेफर टू टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइंस, कितना प्रोडक्ट लाइन है
किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसको बोलते हैं क्या, आपका विथ। लेंथ बोला जाता है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इन अ प्रोडक्ट लाइन। अब देखो यहाँ पे आओ, यहाँ इससे समझ में आएगा तुमको, ध्यान से देखो, देख रहे हो ये है प्रोडक्ट लाइन, एक प्रोडक्ट लाइन है, ये क्या है, प्रोडक्ट लाइन है। ये देखो ये भी प्रोडक्ट लाइन है, ये प्रोडक्ट लाइन है, ये प्रोडक्ट लाइन है। अब एक प्रोडक्ट लाइन में कितने प्रोडक्ट हैं, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट डेप्थ। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट डेप्थ। अब दूसरा प्रोडक्ट लाइन लेंथ किसको बोलेंगे, तो देखो एक प्रोडक्ट लाइन में ये है ना, ये कितने, जैसे मान लो ये 1 2 3 है ना, जैसे देखो एलसीडी लिखा हुआ है, एलईडी लिखा हुआ है, प्लाज्मा टीवी लिखा हुआ है, तो अब इसके जो वेराइटीज दिख रहे हैं ना, ये बोलते हैं लाइन का लेंथ। और प्रोडक्ट मिक्स किसको बोलेंगे, विथ। ये देखो ये होगा, ठीक है। अब इस पे कुछ खास है भी नहीं। चलो अब आ जाओ ब्रांडिंग, ठीक है। ब्रांडिंग क्या है भाई साहब, कुछ नहीं, ब्रांडिंग होता है ब्रांड्स डिजाइन टू डिफरेंशिएट प्रोडक्ट फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटर्स। एकदम बेसिक। ब्रांडिंग का मतलब हुआ कि भाई साहब आपका प्रोडक्ट अदर्स दूसरों से अलग कैसे है, सिंपल। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, मैं आपको बताता हूँ क्या आपकी मेन चीज़ है। हाँ ये देखो, ये इसको पढ़ना जरूरी है, ब्रांड डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज। ये देखिएगा, ध्यान समझिएगा, जब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हो और एग्जिस्टिंग ब्रांड हो, ये प्रोडक्ट कैटेगरी देख रहे हैं और ये ब्रांड नेम देख रहे हैं, जब ब्रांड नेम पुराना हो और प्रोडक्ट कैटेगरी पुराना हो, उसको हम लोग कहते हैं लाइन एक्सटेंशन। क्या कहते हैं, लाइन एक्सटेंशन। अगर हम बात करें प्रोडक्ट जो नेम है वो नया हो और प्रोडक्ट की कैटेगरी पुरानी ही रहो, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी ब्रांड्स। क्या बोलते हैं, मल्टी ब्रांड्स। अगर ब्रांड नेम पुराना हो, एग्जिस्टिंग हो, और ये आपका प्रोडक्ट कैटेगरी नया हो, उसको बोलते हैं ब्रांड का एक्सटेंशन। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी चीज नया होगा ना उसी को वही नया हो जाएगा। जैसे अगर ब्रांड को प्रोडक्ट कैटेगरी नहीं है, ठीक है, तो उसको ब्रांड का एक्सटेंशन। अगर ब्रांड का नेम नया है तो उसको बोलेंगे न्यू ब्रांड्स। क्या बोलेंगे, न्यू ब्रांड्स। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बस यही है, इसमें कुछ नहीं। बात समझ में आए जी सर। अब बात करते हैं पैकेजिंग का। पैकेजिंग क्या है, पैकेजिंग कहता है ऑल द एक्टिविटीज ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर ऑफ ए प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट का कंटेनर हम लोग डिसाइड करते हैं, उसको डिजाइन करते हैं, उसको कहा गया पैकेजिंग। सिंपल सी बात है। और लेबलिंग कहा गया है कि उस पे जो इमेज क्लिक करते हैं जिससे आपकी पहचान हो जाती है, उसको बोलते हैं क्या, लेबलिंग। अब चलिए, अब है न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एनपीडी, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट। इसके 5-6 आपके 6-7 स्टेज है, वो 6-7 स्टेज आपके बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूं। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आ जाओ, मैं ना इसका आपको यहां से समझाता हूं। ये देखो बेस्ट है, ये वाला देखो। सबसे पहला स्टेज जो होता है वो होता है आइडिया जनरेशन का। भैया सबसे पहले प्रोडक्ट तब बनाओगे जब आपके पास कोई आइडिया आएगा। आइडिया करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारा सोचना पड़ेगा कि भाई क्या बनाए है, एनालाइज करना पड़ेगा कौन सा प्रोडक्ट बनाए, तो उसको बोलते हैं आइडिया जनरेशन। उसके बाद आइडिया स्क्रीनिंग करनी पड़ती है। अब देखो 50 आइडिया तुम्हारे दिमाग में आए तो 50 के 50 तो तुम नहीं आप प्रोडक्ट बनाओगे। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइडिया स्क्रीनिंग छांटना पड़ेगा कि आपको बेस्ट क्या है और बेस्ट प्रोडक्ट क्या होगा आपके कस्टमर के लिए, वो बना दो। तो कस्टमर के लिए जो बेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको हम छांट के रख लेंगे, बाकी हटा देंगे। फिर हम करेंगे कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट और उसकी टेस्टिंग की क्या ये प्रोडक्ट सही है, इसका डेवलपमेंट करेंगे और लोगों से टेस्टिंग भी करेंगे। उसके बाद हम करेंगे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे, है ना। और मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलप करने के बाद हम बिजनेस को एनालाइज करेंगे और फाइनली मेरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के बाद हम टेस्ट भी करेंगे। वही याद होगा आपको, जब अभी ये पता नहीं आप लोग के साथ हुआ होगा या नहीं, लेकिन जब मैगी आई थी तो हम क्या कहते थे, हमारे स्कूल्स में ना बड़ा बड़ा डब्बा, वो बड़ा बड़ा वाला होता है ना सामान बनाने का, तो मैगी टेस्ट करने के लिए लेके जाता था कि क्या सही है या नहीं है। तो प्रोडक्ट की टेस्टिंग ऐसे होती है। बहुत सारा चीज़ क्या होता है, एक के साथ दूसरा प्रोडक्ट दे देता है, लिखा होता है नॉट फॉर सेल, है ना, तो वो टेस्ट कर, उसको बोलते हैं टेस्ट मार्केटिंग। और फिर तब जाके हम कमर्शियलाइजेशन करेंगे। इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है, ठीक है, क्वेश्चन आता ही आता है इससे। अब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, प्रोडक्ट कोई भी एक प्रोडक्ट है उसकी लाइफ साइकिल होता है। मान लो एक हम ही आए हैं तो हम ही 60-70 साल तक रहेंगे, उसके बाद फिर अपने पता नहीं कहाँ चले जाएंगे, ठीक है ना, जला देगा, किसी को दफना देगा, बहुत सारे काम। तो उसी तरीके से कोई प्रोडक्ट जब आता है तो एक पहले लो स्टेज में होता है, फिर ग्रोथ होता है, फिर मैच्योरिटी और तब डिक्लाइन पे। तो इंट्रोडक्शन स्टेज, इसको लो स्टेज कहा गया है, ग्रोथ,
फिर मैच्योरिटी और डिक्लाइन। अब देखो इससे ना सवाल पूछे जाते हैं कि इंट्रोडक्शन में क्या होगा, ग्रोथ में क्या, मैच्योरिटी में क्या, डिक्लाइन में क्या। अगर हम इंट्रोडक्शन स्टेज की बात करें तो यहाँ लो सेल्स होता है, बहुत कम सेल्स होगा, यहाँ पे हाई कॉस्ट पर कस्टमर होगा, क्योंकि भाई साहब सेल्स कम तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगा ही, फाइनेंशियल लॉस भी होने के चांसेस है थोड़े बहुत। इनोवेटिव कस्टमर्स होंगे यहाँ पे बहुत जो नया नया चीज़ को अडॉप्ट करता है वही कस्टमर आपको देखेगा। जैसे अभी मैं नेट वाला पे भैया पे पढ़ा रहा हूँ तो बहुत कम लोग जान रहे हैं, जो जान रहे हैं वो इनोवेट कर रहे हैं, अब वो लोग 2.5% है ना। और उसके बाद क्या बोल रहा है, अगर बहुत कम कॉम्पिटिटर्स होंगे, आपके कॉम्पिटिटर्स कहाँ से होंगे यार, कुछ जानेगा तभी ना कॉम्पिटिटर्स होगा जी। उसके बाद आता है ग्रोथ स्टेज, यहाँ पे आपकी क्या होगी, सेल्स बढ़ने लगेगी, कॉस्ट पर कस्टमर गिरने लगेगा, है ना, प्रॉफिट थोड़ा बढ़ने लगेगा, इंक्रीज करेगा नंबर ऑफ कस्टमर्स, मोर कॉम्पिटिटर्स, यहाँ ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स आने लगेंगे। अब मैच्योरिटी के टाइम में सबसे ज़्यादा सेल्स आपका होगा, कॉस्ट पर कस्टमर सबसे कम होगा, मास मार्केट होंगे, प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा होगा, स्टेबल नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स होंगे आपके, यहाँ पे बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आपके आ जाएंगे। डिक्लाइनिंग स्टेज में फॉल्स करने लगेंगे आप, कॉस्ट पर कस्टमर लो हो जाएगा, प्रॉफिट क्या करेगा, फॉल करेगा, कस्टमर बेस कॉन्टैक्ट होगा, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स क्या करेंगे, फॉल करेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन, ये याद रखिएगा कि आप जब प्रोडक्ट बनाइएगा तो तुरंत नहीं बिकना चालू हो जाएगा, फिर धीरे धीरे बिकेगा, फिर ग्रोथ आएगा, फिर मैच्योरिटी, और फिर वो प्रोडक्ट कम होगा, और फिर कम होगा तो फिर हम नई तरीके से प्रोडक्ट बनाएंगे, है ना जी। तो यही बात याद रखना है। अब हम बात करें तो उसके बाद है प्राइसिंग डिसीजन की। प्राइसिंग डिसीजन वन ऑफ द फाइनेस्ट डिसीजन है। भाई साहब क्यों बोल रहे हो सर? क्योंकि प्राइस आपको बता देता है कि प्रोडक्ट आपका कैसा होगा, है ना। मान लो सस्ता प्रोडक्ट मिल रहा है, तो क्या होगा सर, लोग बोलेगा कि खराब प्रोडक्ट है, लेकिन शुरुआत में हो सकता है वो अच्छा प्रोडक्ट भी सस्ता में दे सकता है। तो प्राइसिंग के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, है ना। क्या कह रहा है, प्राइसिंग इज द प्रोसेस वेयरबाय द बिजनेस सेट अ प्राइस, इट विल सेल इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड मे बी पार्ट ऑफ बिजनेस मार्केटिंग प्लान। तो ये बिजनेस मार्केटिंग प्लान का ही होता है, ठीक है। और प्राइसिंग बोलते किसको हैं? तो सर प्राइसिंग कहने का मतलब होता है कि जब भी कोई मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट बनाता है उसके बिहाफ में उसको कितना पैसा मिलता है, वही हो गया प्राइसिंग। बात समझो, तो उसको डिटरमाइन करना ही हम क्या कहते हैं, प्राइसिंग डिसीजंस कहते हैं। मैन्युफैक्चरर को कितना पैसा उसके क्या बोलते हैं बनाने में लग रहा है, ठीक है ना, या प्रोडक्ट देने के बाद लग रहा है, उसको बोलते हैं प्राइसिंग डिसीजन। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए अगर हम बात करें फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग प्राइसिंग से, कौन कौन से फैक्टर क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं प्राइस को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो दो फैक्टर होते हैं, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल फैक्टर वो फैक्टर होते हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वाले फैक्टर्स होते हैं और वो डिटरमाइन करना होते हैं। जैसे ऑर्गेनाइजेशन, अगर बात करें इंटरनल फैक्टर की, तो सबसे पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स, मतलब दो मैनेजमेंट, क्या बोल रहा है, टू मैनेजमेंट लेवल डिसाइड द प्राइसिंग पॉलिसी। दो मैनेजमेंट लेवल होते हैं, एक तो होता है वन इज द प्राइस रेंज पॉलिसी एंड द policies are decided by the top level managers and the distinct price is fixed by the lower staff। तो ये दोनों बात समझ में रखिएगा कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर होते हैं, ऊपर वाले भी डिसाइड करते हैं और नीचे वाले भी, मैनेजर भी। फिर है मार्केटिंग मिक्स, चारों अदर मार्केटिंग मिक्स, मतलब प्रमोशन, प्लेस, प्रोडक्ट के हिसाब से भी प्राइस डिसाइड होता है। मान लो प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है तो हाई प्राइस होगा, प्रोडक्ट थोड़ा मीडियम है तो उस हिसाब से प्राइस डिसाइड करेंगे, और लो होगा तो बहुत सस्ता प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन कितना अच्छा है, मतलब आपका प्रोडक्ट अदर से कितना डिफरेंशिएट है, उस बेस पर भी प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड होता है। फिर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे पड़ रहा है उस हिसाब से भी प्रोडक्ट का डिसाइड होगा। एक्सटर्नल फैक्टर में होगा डिमांड, कि प्रोडक्ट की आपकी डिमांड कैसी होगी, अगर डिमांड ज़्यादा तो भाई साहब प्राइस भी ज़्यादा रखोगे, है ना, उस हिसाब से काम करेंगे। फिर कंपटीशन के हिसाब से वो भी फैक्टर होगा आपका प्राइस को डिसाइड करने का। सप्लाई कितना है ये भी फैक्टर आपके लिए होगा, ठीक है ना। कह रहा है स्टेप्स इन द सेटिंग प्राइस, प्राइस को सेट करने के लिए उसका स्टेप क्या है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। सेटिंग द प्राइस, कह रहा है सेटिंग द प्राइस ऑब्जेक्टिव्स, मतलब सबसे पहले हम प्राइस के ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं कि भैया मेरा ये उद्देश्य है प्राइस सेट करने का, हम सस्ता प्राइस बेचना चाहेंगे। मतलब क्यों बेचना चाहेंगे वो तो ठीक है, वो उसका अपना एक पर्पस, अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाता है हर ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद हम डिमांड को क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे कि भैया डिमांड क्या होना चाहिए। उसके बाद उस बेस पर कॉस्ट एस्टिमेट करेंगे, एनालाइज करेंगे कॉम्पिटिटर का प्राइसिंग को, भैया कॉम्पिटिटर कितना रखा है, क्योंकि अगर कॉम्पिटिटर 20 रखा है और सेम प्रोडक्ट आप 25 में बेच रहे हो तो नहीं बिकेगा, आपको 21 या 19 रखना पड़ेगा। चलो उसके बाद प्राइसिंग का मेथड सेलेक्ट करेंगे और फाइनल प्राइस हम डिसाइड कर देंगे। ये क्या है, प्राइस का आपका क्या है, स्टेप्स है। अब आ जाइए स्टेप्स, प्रोसेस, सेम चीज़ है, स्टेप्स या प्रोसेस बोलिए सेम चीज़ है, यही मैंने आपको बताया है ना, इस पर कोई दिक्कत वाली बात
नहीं। अब देखो प्राइसिंग के मेथड्स कि कौन सा पूछे जाते हैं, बहुत सवाल पूछे जाते हैं इससे यार, बहुत बहुत, एक दो नहीं, इससे बहुत सवाल पूछे जाते हैं। अब देखो प्राइसिंग के मेथड से कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग और मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग। देखो कॉस्ट प्राइसिंग में बात करें, कॉस्ट प्लस प्राइसिंग की, तो भैया कॉस्ट जितना होता है उसमें से हम अपने प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, उस हिसाब से प्राइसिंग डिसाइड कर देते हैं। मार्केट प्राइसिंग भी सेम उसी तरह से होता है, इसमें हम थोड़ा एडिशनल प्राइस और ऐड करते हैं, डिस्काउंट, और फिर बाद में डिस्काउंट दे देते हैं। टारगेट रिटर्न प्राइसिंग भी वही होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि टारगेट के कि हमारा रिटर्न कितना आएगा, उस बेस पर हम प्राइसिंग डिसाइड करते हैं। ये देखो आ जाओ। उसके बाद अगर हम बात करें मार्केट वैल्यू प्राइसिंग की, तो मार्केट वैल्यू प्राइसिंग में हम सबसे पहले परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग है। क्या कह रहा है, यहाँ मैन्युफैक्चरर डिसाइड करता है ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर का परसेप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल द एलिमेंट्स। तो यहाँ कस्टमर के परसेप्शन के हिसाब से डिसाइड करता है कि कस्टमर कैसे परसीव कर रहा है चीज़ों को। उसके बाद है वैल्यू प्राइसिंग। वैल्यू प्राइसिंग मतलब बोल रहा है डिजाइन द लो, कह रहा है अंडर दिस प्राइसिंग मेथड कंपनीज डिजाइन लो प्राइस्ड प्रोडक्ट एंड मेंटेन हाई क्वालिटी ऑफरिंग। तो लो प्राइस प्रोडक्ट पे हाई क्वालिटी ऑफरिंग देता है, इसको बोलते हैं वैल्यू प्राइसिंग। गोइंग रेट, जैसा चल रहा है प्राइसिंग का आसपास देखेंगे वैसा ही रखेंगे। ऑक्शन टाइप प्राइसिंग, ऑक्शन टाइप प्राइसिंग मतलब कि ऑक्शन बोलते हैं ना, वो जो एलेक्स वगैरह पे आपको देखते हैं, ईबे क्विकर पे आपको जो प्राइसिंग दिया जाता है उसको बोलते हैं ऑक्शन टाइप प्राइसिंग। चलो उसके बाद है डिफरेंशियल प्राइसिंग। डिफरेंशियल प्राइसिंग मतलब अलग अलग प्राइस को अलग अलग टाइम पे अलग अलग कस्टमर से क्या करते हैं, चार्ज करते हैं, उसको बोलते हैं डिफरेंशियल प्राइसिंग। अब देखिए न्यू प्रोडक्ट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, ये क्या है, स्कीमिंग प्राइस और एक होता है जी पेनिट्रेशन प्राइसिंग। स्कीमिंग प्राइसिंग का पॉलिसी होता है कि जब हाई है ना, जब हाई चार्ज करते हैं, कब, ऐसा स्ट्रेटेजी जहां हम हाई प्राइस को सेट करते हैं ना, कब तक, लंबे समय के लिए, ठीक है, उसके बाद फिर धीरे धीरे कम कर देते हैं, उसको बोलते हैं जब भी कोई नया प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम ज़्यादा प्राइस चार्ज करेंगे, उसको प्राइस स्कीमिंग कहेंगे। और प्राइस क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन प्राइसिंग बोलते हैं जब हम बहुत कम प्राइस चार्ज करते हैं न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, नया प्रोडक्ट जब बनाते हैं तो हम बहुत कम प्राइस चार्ज करते हैं, ये अपोजिट है एक दूसरे के। उसके बाद है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, ऑप्शनल प्राइसिंग। देखो ये बेसिक प्राइसिंग है स्ट्रेटजी, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग मतलब कह रहा है कंपनीज मस्ट सेट अ प्राइस विद इंटायर प्रोडक्ट लाइन, पूरा इंटायर प्रोडक्ट लाइन का क्या करता है, प्रोडक्ट आपका प्राइसिंग सेट करता है। ऑप्शनल प्राइसिंग, ये वाला प्राइस का रेट या ये वाला रेट, उसको बोलते हैं ऑप्शनल प्राइसिंग। कैप्टिव प्राइसिंग रेफर्स टू सेटिंग प्राइसेस फॉर टू डिफरेंट प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली, दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स का क्या करते हैं, प्राइसिंग सेट करते हैं, कब, साइमल्टेनियसली, साथ साथ में। बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग मतलब होता है एक प्रोडक्ट के साथ दूसरा प्रोडक्ट जो आ रहा है ना उसकी प्राइसिंग के साथ डिसाइड करना। देखो क्या बोल रहा है, बाय प्रोडक्ट्स आर ऑफन प्रोड्यूस विद द मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट के साथ क्या आता है, एक प्रोडक्ट आता है, उसको बोलते हैं क्या, बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग। इसी तरीके से है, बस इतना ही याद करो यार, ज्यादा कितना करोगे। चलो अब है प्रमोशन डिसीजंस। अगर हम बात करें प्रमोशन डिसीजन का, तो प्रमोशन डिसीजन होता क्या है, अपने प्रोडक्ट का कम्युनिकेट कर देना कि भैया देखो, तरीका अलग अलग हो सकता है, कम्युनिकेशन बताना कि भैया मेरा प्रोडक्ट है, इसको तुम खरीदो, यही है। अगर सिंपल डिसीजन में देखोगे तो यही है कि भैया हम इन्फॉर्म कर रहे हैं तुमको कि भाई मेरा प्रोडक्ट ये वाला है, तुम इसको खरीद लो, ठीक है, तुम्हारे लिए ये प्रोडक्ट है। चलो अब देखते हैं यहाँ के क्या क्या है। प्रमोशन मिक्स की अगर हम बात करें तो इसमें एडवर्टीजमेंट, पब्लिक सेलिंग, पर्सनल सेलिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग, सेल्स प्रमोशन सब आता है। हम लोग एक एक करके इसको देखेंगे आराम से। चलो इसको छोड़ो, यहाँ पे आओ, मैं आपको बताता हूँ। ये देखो यहाँ से शुरू करो। एडवर्टाइजिंग बोलते हैं जब एक्शन है क्या, कॉलिंग पब्लिक अटेंशन एफरिंग थ्रू द पेड अनाउंसमेंट। इसको याद रखना, एडवर्टीजमेंट में हम क्या करते हैं, पेड अनाउंसमेंट के थ्रू हम क्या करते हैं, लोगों को अपनी बातें पहुंचाते हैं, अपने प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं। तो पेड सोर्स के थ्रू अगर आप किसी कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसको बोलते हैं एडवर्टीजमेंट। क्या बोलते हैं, एडवर्टीजमेंट। चलो ये देखो टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट क्या होता है, अबव द लाइन, बिलो द लाइन, थ्रू द लाइन। अबव द लाइन प्रमोशन एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं जब हम बहुत मास मीडिया में करते हैं, जैसे टीवी, रेडियो, टेलीविजन पे टेलीविजन तो न्यूज़पेपर पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, अबव द लाइन। बिलो द लाइन बोलते हैं जब आप दुकान वकान पे पैम्पलेट्स वगैरह चिपका के, है ना, बिलबोर्ड्स पे दे के वो सब कर रहे हो तो बोलते हैं उसको बिलो द लाइन। और थ्रू द लाइन मतलब होता है जब दोनों मिला के कर रहे हो तो उसको बोलते हैं थ्रू द लाइन एडवर्टीजमेंट। चलो हाँ, एडवर्टीजमेंट बजट मेथड्स, ये क्या होता है सर, ये वो मेथड्स है जब आप एडवर्टाइजमेंट करने जाते हो तो किस मेथड के थ्रू करते हो, उसको करते हो, कौन सा टेक्निक लगाते हो, कौन सा बजट, कितना बजट होगा, कैसे डिसाइड करते हो,
तो ये मेथड्स के थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि हम इतना बजट इस साल इसमें एडवर्टीजमेंट पे लगा सकते हैं। देखो पहला जो मेथड है उसको बोलते हैं परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड। परसेंटेज सेल्स मेथड मतलब क्या हुआ जी कि सर जितना हमारा सेल्स हुआ था ना लास्ट ईयर उस हिसाब से डिसाइड करेंगे कि हम इतना परसेंट हम क्या कर सकते हैं, मार्केटिंग में खर्चा कर सकते हैं या एडवर्टीजमेंट में खर्चा कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव एंड टास्क मेथड, ऑब्जेक्टिव और टास्क मेथड, उस मेथड को बोलते हैं कि हम ऑब्जेक्टिव के बेस पर डिसाइड करेंगे कि हमारा कितना खर्चा होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड, कॉम्पिटिटिव पैरिटी मेथड का क्या मतलब हुआ जी कि भैया हम कंपटीशन देखेंगे, चेक करेंगे सामने वाला का प्राइस कितना है, उस बेसिस पर वो कितना कर रहा है, उस बेसिस पर हम क्या करेंगे, हम खर्चा करेंगे। अफोर्डेबल और फंड अवेलेबल मेथड, इसको बोलते हैं फंड अवेलेबल मतलब जितना तुम्हारे पास पैसा है, जितनी तुम्हारी औकात, उस हिसाब से तुम खर्चा करो, उस हिसाब से तुम अपनी मार्केटिंग करो। और हिस्टोरिकल मतलब पास्ट के बेस पर कि हमारा पिछला बार कितना खर्चा हुआ था एडवर्टीजमेंट पे, उस बेस पर हम क्या करेंगे, इस बार भी खर्चा करेंगे। बात समझ में आ रही है जी सर। कह रहा है फैक्टर अफेक्टिंग एडवर्टीजमेंट बजट कौन कौन सा है, देखिए कंपनी का साइज, मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट का ऑडियंस का टारगेट, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, प्रोडक्ट और सर्विस का ऑफरिंग, ये सारे फैक्टर्स है जिस बेस पर आप क्या कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट बजट डिसाइड कर सकते हैं। चलिए अब आ जाओ मॉडल्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई साहब इससे। चलो हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल गिवन बाय क्या, लेविंज और स्टीनर के द्वारा दिया गया है। इसको हम लोग एडवर्टीजमेंट इफेक्टिवनेस मॉडल भी कहते हैं। देखो इसमें ये परचेज, ये नॉलेज, अवेयरनेस, लैकिंग, प्रेफरेंस, कन्विक्शन और एक्शन, ये याद रखना है। यहाँ परचेज है ना तो इसको एक्शन भी कह सकते हो, ठीक है, ये भी लिख सकते हो। अवेयरनेस, नॉलेज, लाइकिंग, प्रेफरेंस, कन्विक्शन और परचेज, यानी कि एक्शन की बात कर रहा है। इसको हम लोग एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव मॉडल्स भी कहते हैं। चलो देखो ये हायरार्की ऑफ इफेक्ट मॉडल ये है ना जी सर, ये देखो अवेयरनेस, नॉलेज, लाइकिंग, प्रेफरेंस, कन्विक्शन और परचेज या एक्शन। चलो ये बात ध्यान में रखिएगा, ये जो दोनों है यहाँ तक इसको कॉग्निटिव प्रोसेस कहा जाता है, क्योंकि अवेयरनेस, नॉलेज यहाँ थिंक करने का काम है, सोचने का काम है। इसको इफेक्टिव यहाँ फील करने या एक्सपीरियंस का काम है, और इसको कॉग्निटिव यानी कि एक्शन वाला दौर कहा जाता है। उसके बाद है आइडा मॉडल। आइडा मॉडल एल्मान लेविस के द्वारा दिया गया है। इसको मार्केटिंग कम्युनिकेशन रोल के लिए कहा जाता है। इसका फुल फॉर्म है अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर और एक्शन, ठीक है जी सर, आइडा मॉडल। फिर डगमार मॉडल। डगमार मॉडल क्या है, रसल कूली के द्वारा दिया गया है। एडवर्टीजमेंट रिजल्ट्स मॉडल कहा गया, डिफाइनिंग एडवर्टीजमेंट गोल, मेजर एडवर्टीजमेंट रिजल्ट, ये सारा क्या है, ये सर है आपके फुल फॉर्म, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए एरहनबर्ग मॉडल। एरहनबर्ग मॉडल 4 चीज की बात करता है, अवेयरनेस, ट्रायल, रीइंफोर्समेंट और नजिंग की। कब आया, 1997 में आएगा। ड्रिप मॉडल, डिफरेंशिएट, रिमाइंड, इन्फॉर्म और परसुएड। कह रहा बी द डिफरेंट फ्रॉम द कंपटीशन, डिफरेंशिएट कर दो अपना प्रोडक्ट को, है ना, क्यों, क्योंकि भैया प्रोडक्ट तुम्हारा डिफरेंशिएट रहेगा तभी तो बिकेगा। रिमाइंड करो कि हम लोग कौन है, क्या है और किस चीज के लिए स्टैंड कर रहे हैं। इन्फॉर्म करो कि क्या इसमें नया फीचर्स आया गया है, और परसुएट करो कि क्यों इस तुम्हारे लिए जरूरी है या सही है तुम्हारे लिए, ये बात बताओ। उसके बाद है सेल्स प्रमोशन। अब देखो सेल्स प्रमोशन, एडवर्टीजमेंट का सारा आपका मेथड और मॉडल्स खत्म हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। सेल्स प्रमोशन की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल बेसिस पर भी होता है ना जी सर, होलसेलर, रिटेलर सब जगह कर सकते हैं जी सर। सेल्स प्रमोशन स्ट्रेटजीज को 3 ब्रॉड टाइप में डिवाइड किया गया है। एक बोलते हैं पुल, पुश और हाइब्रिड। पुल स्ट्रेटजी भाई साहब वैसा स्ट्रेटजी जो आप जो खुद ही खींच के चला जाएगा आपके पास क्या, कस्टमर, जैसे सीजनल डिस्काउंट मिल जाए, स्कीम्स मिल जाए, तो ये सब सारे क्या है, पुल स्ट्रेटजी है। पुश स्ट्रेटजी मतलब धक्का देना पड़ेगा कि भैया आप खरीदो 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 प्रोडक्ट, उस सबको उसको बोलते हैं। और हाइब्रिड मतलब दोनों का दोनों मिक्सचर वाला। टाइप्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, कौन सा भैया, सेल्स प्रमोशन को 2 भाग में डिवाइड किया। एक होता है किसके लिए, पहला कंज्यूमर, और दूसरा होता है आपका ये रिटेलर के लिए, है ना। तो कह रहा है कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन में क्या आ गया, फ्री सैंपल्स, गिफ्ट्स, डिस्काउंट, एक्सचेंज स्कीम, फाइनेंस स्कीम, शिपिंग स्कीम्स, ये सारे स्कीम्स कंज्यूमर के लिए, बंडल डिस्काउंट्स, है ना। और दूसरा होता है ट्रेड सेल्स प्रमोशन। ट्रेड मतलब बिजनेसमैन, वही रिटेलर्स लोगों के लिए, ठीक है। तो ट्रेड सेल्स प्रमोशन मतलब कि भाई साहब जो सेल्समैन क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, उन सब के लिए होता है, ठीक है ना। कंज्यूमर के लिए अलग और ट्रेड सेल्स प्रमोशंस अलग होता है, जो बिजनेस के लिए होता है, जो किसके लिए, पॉइंट ऑफ परचेज ट्रेड शो करवाते हैं, पुश मनी देते हैं, डीलर को लोडर्स देते हैं, ट्रेड डील्स देते हैं, बाइंग अलाउंस देते हैं, ये सारा चीज, ठीक है जी सर। अब चलिए उसके बाद है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग की अगर हम बात करें तो पर्सनल सेलिंग क्या है, पर्सनल सेलिंग मतलब इंडिविजुअल लेवल पर सेलिंग, है ना, उसको बोलते हैं। तो देखिए
कह रहा है द प्रोसेस ऑफ इन्फॉर्मिंग कस्टमर परसुएडिंग देम टू परचेज प्रोडक्ट्स थ्रू द पर्सनल कम्युनिकेशन इज नॉन एज पर्सनल सेलिंग। तो खुद इंडिविजुअल लेवल पर जो सेलिंग होती है, जो कम्युनिकेशन होता है। चलिए, कह रहा है ऑब्जेक्टिव क्या है, हम ब्रांड और प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं ब्रांड को और प्रोडक्ट अवेयरनेस दिखाते हैं, सेल्स इंक्रीज किया जाता है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप किया जाता है, सपोर्ट द कस्टमर्स को किया जाता है ना, स्टिमुलेटिंग द ऑफरिंग्स डिमांड, रीइंफोर्सिंग द ब्रांड, है ना, ये सारा काम होता है। देखो उसके बाद क्या बात करें, पब्लिसिटी और पब्लिक रिलेशंस। देखो पब्लिसिटी क्या है, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी, और पब्लिक रिलेशन बनाना क्या है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। पब्लिसिटी क्या है, तो भैया पब्लिसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ये हमेशा पॉजिटिव होता है पब्लिक रिलेशन। कह रहा है ऑल इट इज नॉट ऑलवेज अंडर द कंट्रोल ऑफ पर्सन अबाउट द होम पब्लिसिटी इज मेड, इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ फर्म्स और एजेंट। देखो पब्लिक रिलेशन ध्यान समझना, पब्लिसिटी शॉर्ट टर्म के लिए हुआ, एक बार किसी चीज को कुछ तुमने सही काम कर दिया, मान लो किसी को डोनेट कर दिया, पब्लिसिटी हो गई। लेकिन अगर पब्लिक से रिलेशन बना के रखा तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए ये बात था। अब क्या है, डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग मतलब जो डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। कह रहा है मार्केटिंग स्ट्रेटेजी वेयर द टारगेट कस्टमर इज कॉन्टेक्टेड डायरेक्टली, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट किया जाता है, उसको बोलते हैं क्या, डायरेक्ट मार्केटिंग। कह रहा है इट इज कॉल्ड डायरेक्ट मार्केटिंग बिकॉज इट जनरली एलिमिनेट्स द नीड ऑफ मिडिल मैन सच एज रिटेलर। तो मिडिल मैन का जो कहानी है वो खत्म करता है। जैसे आप मान लो कोई प्रोडक्ट बना रहा है और डायरेक्टली आप उससे मंगवा ले रहे हो, कस्टमर और मैन्युफैक्चरर का डायरेक्ट रिलेशन हो, उसको बोलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। कह रहा है टाइप्स ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग में क्या आता है, टेली मार्केटिंग, है ना, टेक्स्ट मैसेज, ईमेल, टारगेट ऑनलाइन एड्स, सोशल मीडिया इंटरेक्शन, टेलीविजन, इन्फॉर्मेशन, कूपन एड्स, डायरेक्ट मेल, फ्लायर्स, हैंडआउट्स, ये सारा कियोस्क एंड स्टैंड्स, डोर टू डोर सॉलिडेशन, है ना, ये सारा चीज। अब उसके बाद है बीसीजी मैट्रिक्स। तो भाई साहब क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ध्यान समझिएगा। कैश काउ, स्टार्स, क्वेश्चन मार्क और डॉग्स, ये चार आपके क्या है, क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है। अब कैश काउ की अगर हम बात करें तो हाई मार्केट शेयर होता है बट लो ग्रोथ रेट होगा, इसको बोलेंगे कैश काउ, जिसको बोलते हैं मोस्ट प्रॉफिटेबल। ये देखो क्या है, हाई मार्केट शेयर बट लो ग्रोथ रेट। स्टार्स जो होगा हाई मार्केट शेयर होगा और हाई ग्रोथ रेट होगा, हाई कंपटीशन या ज्यादा कंपटीशन होगा। क्वेश्चन मार्क में लो मार्केट शेयर, हाई ग्रोथ रेट। और डॉग जो होगा लो मार्केट शेयर, लो ग्रोथ रेट। ये देखो हाई लो वाला है ना, ये देखो लो क्या मार्केट ग्रोथ, और ये हाई क्या, हाई आपका मार्केट शेयर। देख लो लो मार्केट शेयर और हाई मार्केट ग्रोथ, यही था ना, हाई मार्केट शेयर, लो ग्रोथ रेट, लो ग्रोथ रेट और हाई मार्केट शेयर, ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। तो क्या है, हाई मार्केट शेयर और लो ग्रोथ रेट। चलो उसके बाद है एंस ऑफ मैट्रिक्स। एंस ऑफ मैट्रिक्स में कुछ भी नहीं है, याद रखिएगा, जब एग्जिस्टिंग मार्केट है और एग्जिस्टिंग क्या है, प्रोडक्ट है, तो उसको बोलते हैं मार्केट पेनिट्रेशन। जब न्यू मार्केट है और एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, इसको बोलेंगे मार्केट डेवलपमेंट। जब एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, ठीक है, और एग्जिस्टिंग मार्केट है और न्यू प्रोडक्ट है, तो उसको बोलेंगे प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और इसको बोलेंगे जब न्यू प्रोडक्ट है और न्यू मार्केट है, तो उसको बोलेंगे डाइवर्सिफिकेशन। ये बात ध्यान में रखिएगा। चलिए ये देखिए जी मिक्सन मैट्रिक्स एंड नटशेल, ठीक है। तो ये उन्होंने तीन तरह की बात की है कि इन्वेस्ट, प्रोटेक्ट और हार्वेस्ट, फिर लास्ट में डाइवेस्ट आ जाता है, ठीक है। यही बात है इसमें, इन्वेस्ट, प्रोटेक्ट और हार्वेस्ट, डाइवेस्ट। चलो अब आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन। डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन मतलब होता है कि भैया प्रोडक्ट को आप कितने प्रोसेस में कस्टमर तक पहुंचाते हैं। सिंपल सी बात है, फिजिकल फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, है ना। ये देखिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स या एलिमेंट्स है, कौन सा पाथ होगा, कैसा फ्लो होगा, कंपोजिशन क्या होगी, फंक्शंस क्या होंगे, रेम्युनरेशन क्या होगा, ठीक है। चलो अगर फंक्शंस इन चैनल डिस्ट्रीब्यूशन हेल्पफुल है प्राइस डिटर्मिनेशन में, मैनेज करता है फाइनेंस को, मेक प्रोसेस डिस्ट्रीब्यूशन इजी करने में है, प्रमोशनल एक्टिविटीज के थ्रू है, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है ना, मैच करता है डिमांड एंड सप्लाई को, अदर फंक्शंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना। फैक्टर डिटरमाइनिंग चॉइस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले कौन कौन से फैक्टर है, कह रहा है पहला फैक्टर है फैक्टर रिलेटेड टू प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर एक कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो क्या बोल रहा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसे डिसाइड करोगे।
तो अगर प्रोडक्ट तुम्हारा कैसा है उस बेस पर तुम डिसाइड कर सकते हो कि भाई डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेरा कैसा होगा। छोटो एक बात सोचो कि अगर मेरा सब्जी का काम है तो क्या हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बहुत बड़ा रखेंगे, क्या उसमें बहुत सारा होगा, या फिर हम लाएंगे और बेच देंगे कस्टमर तक डायरेक्ट, तो वो छोटा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा। लेकिन अगर मेरा कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जो ड्यूरेबल गुड्स है, ज़्यादा दिन चलने वाला है, तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बड़ा होगा, है ना जी सर। उसी तरीके से कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स, कंपनी किस का औकात मिला जुला के अगर समझो तो कंपनी का क्या औकात है, उस बेस पर भी हम क्या करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाएंगे। कह रहा है मार्केटिंग और कंज्यूमर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उस बेस पर हम बना लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। फिर मिडिल मैन कंसिडरेशन, कैसे मिडिल मैन आप कंसिडर करते हो उसको, उसके बेस पर बनेगा। इन्वायरमेंट क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आसपास की चीजें कैसी है, उस बेस पर हम बना लेंगे क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये देखो कह रहा फैक्टर रिलेटेड टू प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय ए कंपनी इज गवर्निंग फैक्टर द सिलेक्शन प्रोडक्ट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये बात ध्यान रखो कि जब प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छा होगा, देखो किस बेस पर होगा, प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इंडस्ट्रियल है या कंज्यूमर गुड्स है, पेरिसेबल नेचर का है या नहीं है, यूनिट वैल्यू क्या है उसकी, ऑब्सोलेंस क्या है, वेट क्या है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है या नहीं, परचेज फ्रीक्वेंसी क्या होगी, न्यूनेस है या नहीं, सीजनल प्रोडक्ट तो नहीं है। ये सारा चीज आपका प्रोडक्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स बताएगा कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसा होगा। फिर आप देखिए कह रहा है रिलेटेड टू कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक, मतलब फाइनेंशियल स्ट्रेंथ क्या है, मतलब औकात क्या है, कम मार्केटिंग पॉलिसीज क्या है कंपनी की, साइज कैसा है कंपनी का, ये सारा फैक्टर है ना। आप छोटा सा कंपनी होगा, कितना बड़ा तुम बनाओगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, बहुत बड़ा तो नहीं बना पाओगे, लेकिन कंपनी बड़ी होगी तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी बड़ा होगा। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मतलब मैं फिर से कह रहा हूँ मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक पहुंचाने के जितने सारे लोग होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के अंतर्गत आते हैं। चलो फैक्टर रिलेटिंग टू द मार्केट और कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स, देखो कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या देखेंगे, कंज्यूमर सामान प्रोडक्ट खरीद रहा है कि नहीं, लोकेशन कितना डिपेंडेबल है, नंबर ऑफ कस्टमर कितने हैं, साइज ऑफ ऑर्डर कितना है, इस बेस पर भी हम क्या करेंगे सर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाएंगे। फैक्टर रिलेटिंग टू मिडिल मैन कंसिडरेशन, बोलो भाई साहब ऐसा है कि सेल्स वॉल्यूम पोटेंशियल कितना है, मिडिल मैन कितने अवेलेबल है, मिडिल मैन का एटीट्यूड क्या है, कॉस्ट क्या आ रहा है चैनल का, उस हिसाब से भी हम क्या करेंगे बनाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। एनवायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा है, मतलब इकोनॉमिक कंडीशन ठीक है कि नहीं, लीगल रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं आ रहे हैं किसी तरीके से, फिजिकल स्ट्रक्चर तो ठीक है ना, कंपटीटर्स का चैनल किस हिसाब से है वो भी मैटर करता है। चलो अब टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बात करें तो देखो यहाँ पे ये इसको ध्यान में रखो देखो मैं एक की बात करता हूँ, प्रोडक्शन अल्टीमेट कंज्यूमर, प्रोड्यूसर्स रिटेलर अल्टीमेट कंज्यूमर, प्रोड्यूसर होलसेलर रिटेलर अल्टीमेट कंज्यूमर, प्रोड्यूसर होलसेलर जॉबर रिटेलर अल्टीमेट कंज्यूमर। तो ये आपके ऊपर वाले जो फैक्टर्स थे ना उस बेस पर डिपेंड करते हैं कि आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितना बड़ा होना चाहिए या होगा। ये देखो ये बेस्ट है, सबसे बड़ा ये है प्रोड्यूसर एजेंट होलसेलर रिटेलर और कंज्यूमर, है ना। फिर से ये छोटा है, इससे छोटा, ये छोटा है। तो भैया अगर आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स है तो ये वाला चलेगा, और ड्यूरेबल गुड्स नॉन ड्यूरेबल गुड्स है तो ये वाला चलेगा, और ड्यूरेबल गुड्स है तो ये वाला चलेगा, मतलब सब्जी वगैरह है तो ये चलेगा, और नॉन सब्जी मतलब कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो लंबा समय चल सकता है तो ये वाला आप डिस्ट्रीब्यूशन चैनल यूज कर सकते हो। चलो अब है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है ना कि आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हो ना, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स। क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन मेथड्स। तीन तरीके हैं। इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहां पे मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूट करता है अपने प्रोडक्ट को बहुत सारे पॉसिबल में, इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, उसको बोलते हैं क्या इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। उसी तरीके से उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है जहां पे आपको प्रोडक्ट कुछ जगह पे मिलते हैं। सेलेक्टिव फ्यू आपके क्या होते हैं लोकेशंस होते हैं, वहां पे आपको क्या है, देखो फर्म सेलेक्ट सम आउटलेट्स टू डिस्ट्रीब्यूट अ प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ जगह पे आपका किया जाता है, ठीक है। चलो उसके बाद है एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन होता है मतलब फ्यू इंटरमीडिएट, बात ऐसे समझो ध्यान से। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन शोरूम जो होते हैं ना, शोरूम जी सर उसको बोलते हैं। कह रहा है यूजुअली वन विद मोर कंट्रोल, इसको ये ध्यान में रखिएगा, फ्यूअर इंटरमीडिएट होते हैं। तो अगर हम इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो हम इजीली जो सामान हमको मिल जाता है ना वैसा डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं, जैसे नमक, दाल, चावल, सिगरेट, ये सब मिल जा रहा है ना, तो उसको इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन कैटेगरी में आता है। अगर हम यही बात करें कि हमको सामान थोड़ा सा लेट से मिल रहा है, जैसे
कपड़ा खरीदने जा रहे हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है, तो वो एक्सक्लूसिव में आ जा, सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। और जो हम मान लो रोलेक्स का वॉच खरीद रहे हैं, मर्सिडीज खरीद रहे हैं, तो वो एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में। चलो ये देखो, इस चार्ट को समझो, एकदम मजा आ जाएगा। एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिव, सेलेक्टिव। चलो मैं इंटेंसिव से शुरू करता हूँ। कन्वीनियंस गुड्स होते हैं, क्या होते हैं? कन्वीनियंट गुड्स होते हैं, सप्लाई स्मॉल टूल्स, लुब्रिकेंट्स होते हैं। यहाँ पे मेनी मिडिलमैन होता है, एक नहीं बहुत सारे मिडिलमैन होते हैं। किसके लिए? जैसे सॉप, टूथपेस्ट, वॉशिंग पाउडर, ये सारा। कन्वीनियंस ऑफ परचेज, वाइड अवेलेबिलिटी, इजी एक्सेस। ये क्या है? इजीली परचेज कर सकते हो आप, तो इसको इंटेंसिव डिस्ट्रीब्यूशन कहा गया है। सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन में स्पेशलिटी गुड्स होते हैं, स्पेयर एक्सेसरीज, यहाँ पे फ्यू आपके मिडिलमैन होते हैं, जैसे टीवी, ऑटो पार्ट्स, कंप्यूटर दिया गया है एग्जाम्पल में। प्रेस्टीजियस प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। अब बात करें एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन की, तो इसको शॉपिंग गुड्स कहा गया, स्पेशलिटी गुड्स, प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट, इंस्टॉलेशन। एक या इससे ज्यादा मिडिलमैन नहीं होते हैं, एक या एक दो होंगे। कार, डिजाइनर गारमेंट्स, डिजाइनर ज्वेलरी, वॉचेज, ये क्या एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन में आ गया। और यहाँ एश्योर्ड क्वालिटी पर्सनलाइज सर्विस होता है, यहाँ पे सर्विस आपको मिलेगा, बेटर नीड फुलफिलमेंट होता है। ध्यान में समझ में आ गया? ये देखो, डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू दी रीजनेबल आउटलेट अवेलेबल, इंटेंसिव, मल्टीपल बट नॉट आउटलेट द मार्केट, फार्मा, फ्रोजन फूड, सेलेक्टिव, एक्सक्लूसिव, मे बी वन और मे बी ओनली वन आउटलेट इन ए मार्केट, कार डीलर्स। आ जाओ जी, चलो अब है चैनल कॉन्फ्लिक्ट। भाई साहब, चैनल कॉन्फ्लिक्ट कहने का क्या मतलब हुआ? चैनल कॉन्फ्लिक्ट कहने का मतलब हुआ कि अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है तो वो चैनल जो है उसके बीच में झगड़ा हो जाना। किसके बीच में? रिटेलर, होलसेलर, होलसेलर मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरर से रिटेलर के बीच में अगर कोई झगड़ा हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अ चैनल कॉन्फ्लिक्ट। बात समझ में आ गया? जी सर। चलिए, अब टाइप्स ऑफ चैनल कॉन्फ्लिक्ट, वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट, हॉरिजॉन्टल और मल्टी लेवल। वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट बोलते हैं जो जब अलग अलग लेवल पे सेम चैनल होता है, ठीक है, अलग अलग लेवल पे सेम चैनल के अंदर होगा तो उसको बोलेंगे क्या? वर्टिकल। जैसे एक प्रोड्यूसर है, ठीक है, सेम चैनल डिफरेंट लेवल, प्रोड्यूसर का या फिर मैन्युफैक्चरर का होलसेलर के साथ हो जाए। हॉरिजॉन्टल चैनल कॉन्फ्लिक्ट मतलब सेम लेवल पे सेम चैनल में हो जाए। कैसे? एक रिटेलर का दूसरे रिटेलर के साथ हो जाए, उसको हॉरिजॉन्टल चैनल बोलते हैं। और मल्टी लेवल मतलब सर, मल्टी लेवल कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है जब आप मान लो कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बेच रहे हो, ऑनलाइन वाला किसी ऑफलाइन वाले से कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, उसको बोलते हैं क्या? मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट। चलो बेसिक कॉजेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। भाई साहब, झगड़ा क्यों होता है? ठीक है, अलग अलग गोल्स हो सकते हैं, इस वजह से रोल एम्बिग्युइटी हो सकता है, इस वजह से स्ट्रैटेजी का अप्रोच अलग होगा, किसी का प्रॉफिट ज़्यादा कमाना पर्पस होगा, किसी का कम, तो कोई कम में सामान बेच देगा तो झगड़ा हो जाएगा, है ना। रेसिस्टेंस टू चेंज, बदलाव के कारण, है ना। डिफरेंट व्यूज ऑफ मार्केट, मार्केट का अलग अलग व्यूज होगा, ठीक है। ज्योग्राफिक या डेमोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन मिसअलाइनमेंट हो जाए इस वजह से, तो ये सारे रीजन्स हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके क्या हो सकते हैं? चैनल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। उसके बाद है कंज्यूमर बिहेवियर। देखो यार, कंज्यूमर बिहेवियर को अगर आपने कंज्यूमर की बिहेवियर को स्टडी कर लिया ना तो आपका काम तो आधा से ज़्यादा यही बन जाता है। कंज्यूमर कैसे किसी भी चीज़ को बाय करता है, उसके बिहेवियर को स्टडी करना कंज्यूमर बिहेवियर कहलाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है। कंज्यूमर कैसा काम करता है, कैसी चीज़ों को खरीदता है, कौन सा प्रोडक्ट खरीदता है, कौन सा नहीं खरीदता है, किसको छाट देता है, ये सारा काम कंज्यूमर बिहेवियर में आता है। कह रहा व्हाई कंज्यूमर बिहेवियर इज इंपॉर्टेंट। Study of consumer behavior is one of the most important marketing activities under the companies and institution because it helps marketer determine what influence consumer buying decisions। मिला जुला के वही बात कह रहा है कि एक कस्टमर के अगर आपने बाइंग बिहेवियर को स्टडी कर लिया तो फिर वो उसके लिए इजी हो जाएगा आपके लिए कि आप उसको कौन सा प्रोडक्ट दिखाओ, कौन सा नहीं दिखाओ। और इसके लिए आजकल तो भयानक, मतलब नेट ऑन रहना चाहिए आपको, आपके माइंड को रीड करने लगे हैं यार। आप सोचो ना, आप जस्ट इमेजिन करो कि आप कुछ सोचते हो कि भाई नेट चला रहे हो, आप सोचते हो कि ये चीज़ मेरे को चाहिए, वही आपके हर जगह आने लगता है। फेसबुक, इंस्टा, आपके गूगल, हर जगह आपके आने लगा है। तो ये ताकत है भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ठीक है। तो वो धीरे धीरे देखना, आप सिर्फ सोचोगे और वो चीज़ आपको ग्रैब कर लेगा। ये इंटरनेट की ताकत धीरे धीरे हो रही है। अब कह रहा है नेचर ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? ये वेरियस फैक्टर से इन्फ्लुएंस्ड है, कांस्टेंट चेंज होता रहेगा, है ना। वेरी करेंगे कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है। उसके बाद वेरी करेगा रीजन टू रीजन या कंट्री टू कंट्री। बिल्कुल बात सही है। कंज्यूमर बिहेवियर भाई साहब
अब देखो झारखंड बिहार की मैं बात करूँ तो यहाँ रोटी चावल बहुत चलता है, लेकिन अगर साउथ की बात करूँ तो इडली डोसा चलता है। तो प्रोडक्ट भाई साहब बिहेवियर तो हमको उस हिसाब से स्टडी करना पड़ेगा ना कंज्यूमर का। जी सर, चलो इन्फॉर्मेशन और कंज्यूमर बिहेवियर इज इंपॉर्टेंट फॉर द मार्केट, ये बात बिल्कुल सही है। कंज्यूमर बिहेवियर का इंपॉर्टेंट है, ये मार्केटर्स के को ही तो पता चलना चाहिए ना कंज्यूमर बिहेवियर, तभी तो वो मार्केट की स्टडी करके प्रोडक्ट बनाएंगे, वो सारा काम करेंगे और इस बेस पर परचेज डिसीजन हो जाता है। ठीक है, इंप्रूव करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टेटस रिफ्लेक्ट करता है। ये देखो बाइंग डिसीजन का स्टेप क्या है कि सबसे पहले हम अवेयरनेस का नीड करते हैं, फिर इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, इवेल्युएट करते हैं अल्टरनेटिव को, परचेज डिसीजन और उसके बाद पोस्ट परचेज। आ जाओ ये देखो, इसको ध्यान से देखो कि कैसे कंज्यूमर डिसीजन लेता है अपने कोई प्रोडक्ट खरीदता है। सबसे पहले वो नीड को रिकॉग्नाइज करता है, मतलब मेरे पास हमको प्रॉब्लम रिकॉग्निशन या नीड रिकॉग्निशन कहने का मतलब है कि उस आपको जरूरत क्या है, प्रोडक्ट की क्या जरूरत है ना। जी सर, तो प्रोडक्ट की जरूरत है, मान लो हमको कुछ खरीदना है, जी बिल्कुल। उसके बाद उसके बारे में हम सर्च करते हैं कि भैया ये प्रोडक्ट है तो ये कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, और उसके बाद हम बहुत सारे उसके अल्टरनेटिव, जब हमको प्रोडक्ट के बारे में पता चल जाता है, हमको इन्फॉर्मेशन लग जाता है, फिर हम उसकी अब अल्टरनेटिव ढूंढने लगते हैं। ये अच्छा इसके अलावा और भी कोई प्रोडक्ट है क्या इसके इस जैसा, फिर हम अल्टरनेटिव देखते हैं कि इवेल्युएट करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा है, और फिर फाइनली हम परचेज करते हैं उसको, है ना। जो हमको सबसे बेस्ट लगता है हम परचेज कर लेते हैं, और उसके बाद पोस्ट परचेज डिसीजन लेते हैं कि भैया ये प्रोडक्ट मेरे लिए वैल्यू सेटिस्फेक्शन दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर वैल्यू सेटिस्फेक्शन दे रहा है तो हम बार बार उस प्रोडक्ट को खरीदते हैं, अगर वैल्यू सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है तो हम फिर प्रोडक्ट को नहीं खरीदते हैं। यही है इसमें कहानी। चलो अब कह रहा है रोल्स इन द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इनिशिएटर होते हैं, इन्फ्लुएंसर होते हैं, डिसाइडर, बायर, यूजर, केयरटेकर। अरे ये बेसिक चीज़ है, इसको छोड़ो। आ जाओ, इसको ध्यान में रखो। कंज्यूमर, ये देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर, कौन कौन से फैक्टर जो है कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। 4 तरीके के फैक्टर है, कल्चरल फैक्टर, सोशल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। अगर हम कल्चरल फैक्टर्स की बात करें तो कल्चरल फैक्टर में सब कल्चर, कल्चर, सोशल क्लास, ये सारे चीज़ देखे जाते हैं। अगर हम सोशल फैक्टर्स की बात करें तो फैमिली, रेफरेंस ग्रुप, आइडियाज, स्टेटस, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। पर्सनल फैक्टर्स की बात करें तो एज क्या, क्लाइमेट क्या, लाइफ स्टाइल है ना, ऑक्यूपेशन क्या, इकोनॉमिक क्या, सर्कमस्टांसेस क्या, लाइफ स्टाइल क्या, सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या, जेंडर क्या, एजुकेशन के बेस पर ये सारे फैक्टर्स होते हैं। मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग, बिलीव और एटीट्यूड, ये साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। तो ये कंज्यूमर बिहेवियर के क्या है, फैक्टर्स है जो इन्फ्लुएंस करते हैं। मॉडल्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर भाई साहब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंज्यूमर बिहेवियर के मॉडल्स। ये देखो ट्रेडिशनल मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर और कंटेम्प्रेरी मॉडल। ट्रेडिशनल मॉडल में 4 मॉडल है, लर्निंग मॉडल, साइकोलॉजिकल मॉडल, सोशियोलॉजिकल मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल। और अगर बात करें कंटेम्प्रेरी मॉडल, जिसको हम लोग मॉडर्न मॉडल भी कहते हैं, इसमें है एंजल कॉलर्ड ब्लैकबर्ड मॉडल, ब्लैक बॉक्स मॉडल, हॉकिंसन मॉडल, हॉवर्ड सेट मॉडल, निकोशिया मॉडल और पाउलोलियन मॉडल। इतने सारे मॉडल्स आपके पास हैं। बेसिक पढ़ूंगा, एकदम स्टार्ट करूंगा, मैंने बहुत डेप्थ में पढ़ाया है क्लास में, तो इसमें कुछ नहीं करना है। देखो लर्निंग मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो बेसिक नीड्स की बात करता है, साइकोलॉजिकल नीड्स की और सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स की बात करता है। फिर ये तो आपका मास्लो वाला नीड है ना। जी सर, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी नीड, बिलोंगिंगनेस, सिस्टम और सेल्फ, ये तो मास्लो की नीड हायरार्की थ्योरी है भाई, और कुछ नहीं है। ये देखो मास्लो की नीड हायरार्की ऑफ नीड्स है ना जी। तो ये तो बेसिक चीज़ है। साइको एनालिटिकल मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर है। ये क्या कहता है, सेगमेंट फ्राइड ने दिया है, फादर ऑफ साइकोएनालिसिस। द साइकोएनालिटिकल मॉडल ड्रॉ फ्रॉम हिज थ्योरीज एंड सेज इंडिविजुअल कस्टमर हैज डीप रूटेड मोटिव्स बोथ कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, दोनों तरीके से। ठीक है, क्या कहता है, जो दैट ड्राइव्स देम टू मेक अ परचेज, और इसी हिसाब से वो चीज़ों को परचेज करते हैं बस। तीसरा है सोशियोलॉजिकल मॉडल। क्या कह रहा है, कह रहा है दिस इज कंसर्न विद द सोसाइटी, किससे, सोसाइटी से, ग्रुप ऑफ पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड ही मे बी ए मेंबर ऑफ मेनी ग्रुप्स इन द सोसाइटी। ठीक है, ये कह रहा है चेकआउट एड फ्रॉम नाइकी, नाइकी का एड देखिएगा, दे आर सेलिंग दिस टू द अनडिफाइंड ग्रुप ऑफ पीपल हु लाइक टू रन। ठीक है, क्लेमिंग दैट इट विल इंप्रूव देयर स्पीड एंड हेल्प देम फाइंड। देखो ये क्या हो गया, ये सोशियोलॉजिकल क्या है, मॉडल है कंज्यूमर बिहेवियर का, जहाँ पे वो बोल रहा है आप नाइकी के ऐड को देखिएगा जो वो जिसमें ये कंज्यूम करते हैं, और ये क्या क्लेम करते हैं कि वो उन्हीं के लिए जूते बनाते हैं जो दौड़ते हैं, है ना, दौड़ने वाले लोगों के लिए। फिर इकोनॉमिक मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, ये बात करता है प्राइस इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट की।
फिर एक कंज्यूमर बिहेवियर मॉडल्स, इनपुट प्रोसेस आउटपुट मॉडल। ये चार चीजें क्या है, इनपुट प्रोसेस आउटपुट की बात करता है। उसके बाद बात करते हैं एंजल कोलार्ड ब्लैकबर्ड मॉडल, जिसको हम मॉडर्न मॉडल भी कहते हैं। ये देखो, ये बात करता है इनपुट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, डिसीजन प्रोसेस और एक्सटर्नल और इंटरनल का। ये देखो, इंफॉर्मेशन इनपुट, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, डिसीजन प्रोसेस स्टेज और वेरिएबल इन्फ्लुएंस डिसीजन प्रोसेस। हाँ, ईकेबी मॉडल यही सेम चीज है। इंफॉर्मेशन, ये पांच की बात करना। अब देखो, इंफॉर्मेशन इनपुट की बात करें तो ये क्या इनपुट ले रहे हो, और उसके बाद आउटपुट कैसे निकलेगा, तो भाई इंफॉर्मेशन का प्रोसेसिंग लेंगे जिसमें हम ये सारा स्टेप फॉलो करेंगे, उस बेस पर डिसीजन प्रोसेस होगा, फिर डिसीजन वेरिएबल्स चेक करेंगे और बेस उसी तरह से एक्सटर्नल वेक्टर्स की बात हम करते हैं। तो ये ईकेबी मॉडल कुछ नहीं है, इनपुट लो आउटपुट कर दो, उसकी बात कर रहा है वो। अब देखो यहाँ ब्लैक बॉक्स मॉडल, ब्लैक बॉक्स मॉडल में भी क्या बोला, जो ब्लैक बॉक्स में है इसी की बात कर रहा है। इसने क्या कर रहा है, देखो बायर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एटीट्यूड, मोटिवेशन, परसेप्शन, पर्सनालिटी, लाइफस्टाइल और नॉलेज, है ना। चलो ये देखो, बायर ब्लैक बॉक्स कह रहा है रिएक्शन स्टिमुली, है ना जी सर। चलिए उसके बाद है हॉकिंस टर्न इंपल्सिव बायर बाइंग डिसीजन। इंपल्सिव बायर डिसीजन क्या बोल रहा है, ये देखो, फर्स्ट स्टेज में क्या करेगा, पहले इंपल्स परचेज करेगा, फिर मेक रिमाइंड इंपल्स बाय करेगा, फिर थर्ड स्टेज होगा इंपल्स परचेज और कंज्यूमर मेक प्लान और इंपल्स डिसीजन लेगा। ध्यान से देखिएगा, चार स्टेज है, चारों के चारों क्या है आपको याद रखने हैं बस। उसके बाद है हार्वर्ड सेट मॉडल, जो हार्वर्ड सेट कंज्यूमर बिहेवियर 1969 में दिया है इन्होंने, थ्योरी ऑफ बाइंग बिहेवियर भी इसको कहा गया। देखिए इसको और डेप्थ में आपको पढ़ना है, मैंने एकदम डेप्थ में पढ़ा रखा है, आप चले जाइएगा इसमें मॉडल वाला में और वहां पे आपको पूरा डेप्थ में पढ़ाएगा। यहाँ रिवीजन है इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ। देखो इसमें भी क्या बोल रहा है, फर्स्ट लेवल डिस्क्राइब करता है एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग का, और सेकंड लेवल लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करता है, थर्ड लेवल हैबिचुअल रिस्पॉन्स बिहेवियर की बात करता है। चलो उसके बाद क्या है, उसके बाद है निकोसिया मॉडल। निकोसिया मॉडल किसने दिया, निकोसिया ने 1976 में ये बात करता है कॉन्सेंट्रेट किस पर, बाइंग डिसीजन फॉर न्यू प्रोडक्ट। जब न्यू प्रोडक्ट बनता है तो उसका बाइंग डिसीजन कैसे होता है, कह रहा है एक्सप्लेन कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर फ्रॉम द मार्केटर्स पर्सपेक्टिव, मार्केटर्स के पर्सपेक्टिव से निकोसिया मॉडल बनाया गया है। चलिए अगर हम बात करें पावलोविन मॉडल, तो ये क्या, रशियन फिजियोलॉजिस्ट इवान पावलो ने इसको बनाया है। ये ड्राइव्स और ट्रिगरिंग शूज की बात करता है कि ट्रिगर शूज और नॉन ट्रिगर शूज, इसकी बात ये करता है। चलो उसके बाद है ट्रेंड्स इन मार्केटिंग। भाई साहब ट्रेंड्स इन मार्केटिंग कहने का क्या मतलब हुआ कि अभी ट्रेंड्स कौन कौन सा मार्केटिंग में चल रहा है। तो सबसे पहला मार्केटिंग की बात किया, सर्विस मार्केटिंग। सर्विस मार्केटिंग मतलब जो सर्विस की हम लोग मार्केटिंग करते हैं, नहीं ऐसा कह रहा है। सर्विस मार्केटिंग क्या है, प्रोसेस है, प्रैक्टिस है, स्ट्रेटजी दैट प्रमोट्स इंटेंजिबल ऑफरिंग एंड बेनिफिट टू द कस्टमर विद एम टू बिल्ड अप कस्टमर सेटिस्फैक्शन, रिलेशनशिप एंड वैल्यू। मिला जुला के बात यही समझ लो, सर्विस मतलब जो आप सर्विस दे रहे हो उसके बारे में लोगों को बताना, ऑफर करना, दैट्स इट सर्विस मार्केटिंग। जी सर। अब देखिए 4 कैरेक्टरिस्टिक्स, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही पूछा गया है, 4 तरीके की चीजें पूछी गई है। क्या क्या सर, अगर हम बात करें कि 4 डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो इंटेंजिबिलिटी, इंसेपबिलिटी, वेरिएबिलिटी और पेरिसेबिलिटी, ये 4 चीजें क्या सर्विस मार्केटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सवाल पूछे गए, इसी को ऊपर नीचे करके 4-5 ऑप्शन दे दिया गया था, उसमें से ये चारों को छाट के निकालना था। चलिए इससे ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत, ये देखो इसको देख ले, इंटेंजिबल, वेरिएबिलिटी, इंसेपबिलिटी और पेरिसेबिलिटी। अब 3 नया एक्सटेंड किया गया, एक्सटेंडेड मार्केटिंग मिक्स फॉर सर्विसेज। ठीक है, 4 पीस था ना, ये प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, उसका 3 और एक्सटेंड किया गया, पीपल, फिजिकल एविडेंस और प्रोसेस। ये याद रखिएगा। सर्विस मार्केटिंग के टाइप्स हैं इंटरनल, एक्सटर्नल मार्केटिंग, इंटरेक्टिव मार्केटिंग, ये कुछ भी नहीं है, बेसिक चीजें। और क्या है, सोशल मार्केटिंग। सोशल मार्केटिंग वो मार्केटिंग होता है जो भाई साहब समाज के बेनिफिट्स के लिए होता है, समाज सोशल है ना। और एक होता है सोसाइटल मार्केटिंग। ये देखो यार, दोनों का ना मैं डिफरेंस बताता हूँ। सोसाइटल मार्केटिंग, इसका मैंने चार्ट बना रखा होगा, एक मिनट को, तो ये देखो यहाँ पे आ जाओ, इससे समझो। सोशल मार्केटिंग और सोसाइटल मार्केटिंग में क्या है, यहाँ पे सोशल मार्केटिंग वो मार्केटिंग होता है जिसका प्राइमरी एम होता है कि वो क्या करे, समाज के बेनिफिट के लिए सोचे। जैसे अगर मैं बात करूं पोलियो ड्रॉप्स, क्या है वो सोशल मार्केटिंग था। लेकिन आपने एक देखा होगा
कि सोसाइटल मार्केटिंग में क्या होता है कि वो कुछ पैसे एडवर्टीजमेंट में खर्चे करते हैं और एडवर्टीजमेंट में ऐसा बताया जाता है कि कुछ पैसे जो है पब्लिक के लिए होगा। ये क्या है, ये उनका प्रॉफिट कमाने का तरीका है। तो प्राइमरी एम प्रॉफिट कमाना है, सेकेंडरी एम सोशल जब हो जाएगा तो उसको सोसाइटल मार्केटिंग कहा जाएगा। जैसे आप क्लिनिक प्लस के ऐड पे देख लो, बहुत सारे और एड्स आते हैं जिसमें बोलता है 1 रुपया शिक्षा की ओर, आपका 1 रुपया इसकी ओर। तो वो क्या है, वो सोसाइटल मार्केटिंग है, सोशल नहीं है। लेकिन पोलियो ड्रॉप्स जैसे जो मिशन है वो आपके सोशल मार्केटिंग के अंदर आते हैं। तो सोशल मार्केटिंग प्राइमरी एम सोशल बेनिफिट और सोसाइटल मार्केटिंग प्राइमरी एम प्रॉफिट जनरेशन। चलो ये देखो दिया हुआ एग्जांपल, पोलियो ड्रॉप्स कैंपेन, एड्स, अवेयरनेस, सेफ ड्राइविंग। और अगर बात करें एग्जांपल इसका सोसाइटल मार्केटिंग की, तो सेव वाटर, एक बाल्टी पानी बचाने के लिए बोल रहा है, सर्व खरीदिए। एरियल बोल रहा है 1 रुपया जाता है कहाँ, हर परचेज पर जो बच्चे रोते रहते हैं उसके लिए, ऐसा। चलिए उसके बाद क्या है सर, उसके बाद है ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग किसको बोलते हैं? ऑनलाइन मार्केटिंग वही जो हम लोग डिजिटल लेवल पर जो खरीदते हैं, है ना, इसको डिजिटल मार्केटिंग भी कहा जाता है, इंटरनेट मार्केटिंग भी कहा जाता है। ठीक है, बात समझ में आई? जी सर, कुछ है ही नहीं यार इसमें, क्या ही मैं पढ़ाऊँ आपको। ये देखो कंटेंट मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, वेब डिजाइनिंग, ईमेल, ये सारे मार्केटिंग आते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग में। ठीक है, चलो इसमें क्या ही पढ़ाना। ग्रीन मार्केटिंग, इसको पढ़ लो। ग्रीन मार्केटिंग क्या कहता है, प्योरिटी को इंडिकेट करता है। मतलब यहाँ पे ना देखो धोखा भी बहुत होता है, ग्रीन कलर का दिखा दिया, छाप दिया, बोल दिया ग्रीन मार्केटिंग। नहीं, ग्रीन मार्केटिंग मतलब होता है प्योर, जिसमें एयर क्वालिटी जो होना चाहिए वो सही होना चाहिए, फेयर होता है ना, ये सारा कह रहा है। ग्रीन एडवर्टाइजिंग मीन्स एडवर्टाइजिंग विदाउट एडवर्स इंपैक्ट ऑफ सोसाइटी, इसमें कहीं भी गलत इंपैक्ट नहीं होना चाहिए सोसाइटी पे, उसको बोलते हैं ग्रीन मैसेज मीन्स मैच्योर्ड न्यूट्रल फैक्ट्स फ्री फ्रॉम एग्जिटेशन और एम्बिग्यूटी। ग्रीन मार्केटिंग इज हाईली डिबेटेड टॉपिक फॉर, बोल रहा भाई साहब ग्रीन सिर्फ दिखा के हरा कलर का प्लास्टिक छाप दो और बेच दो, वो नहीं। ग्रीन मार्केटिंग प्योर होना चाहिए, कोई इसमें मिलावट वाली बात नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इन्वायरमेंटली सेफ होना चाहिए, इन्वायरमेंट के लिए वो क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। मैंने दिया हुआ ये देखो क्या कह रहा है, नीड फॉर इट हेल्प्स रिड्यूस इन इन्वायरमेंटल डैमेज, इन्वायरमेंटल को डैमेज को सही करने में ये आपका हेल्प करता है, इंप्रूव करता है कंपनी का इमेज और सेल्स ऑफ द प्रोडक्ट। बेस्ट एग्जांपल क्या है, सीएफसी फ्री, देखो अभी जो बना रहा है वर्लपूल, जो बना रहा है सीएफसी फ्री, क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्री रेफ्रिजरेटर बना रहे हैं, एलईडी बल्ब्स जो आ रहे हैं, सीएनजी यूज्ड व्हीकल्स जो है, ये सारे ग्रीन मार्केटिंग के एग्जाम्पल हैं। उसी तरह से डायरेक्ट मार्केटिंग है सर, डायरेक्ट मार्केटिंग तो मैंने बताया आपको, जो कस्टमर से जो मैन्युफैक्चरर का डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचना डायरेक्ट मार्केटिंग का पार्ट होता है, जिसमें आपको ब्रोशर्स, कैटलॉग्स, फिल्टर्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा दिया है। फेस टू फेस मार्केटिंग, डोर टू डोर मार्केटिंग, कियोस्क मार्केटिंग, लीफलेट हैंडआउट्स, टेली मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सारे चीज़ें यार। ईमेल के थ्रू आप तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है, ईमेल मार्केटिंग, टेली मार्केटिंग कॉल के थ्रू, लीफलेट हैंडआउट्स के थ्रू आपको अगर कुछ कम्युनिकेट किया जाता है, लीफलेट मार्केटिंग, कियोस्क मतलब वो छाता वाला छतरी वाला बना होता है ना, उसको बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें कुछ नहीं है। उसके बाद रूरल मार्केटिंग, ये देखो रूरल मार्केटिंग थोड़ा समझो। रूरल मार्केटिंग कहने का मतलब है गांव में चीज़ों को बेचना, अर्बन टू रूरल या रूरल टू अर्बन। अगर एग्रीकल्चर सप्लाई गांव से शहर में आ रहे हैं, ठीक है, और वहाँ चीज़ें आपको बिक रही है, तो उसको बोलते हैं रूरल टू अर्बन। और अर्बन टू रूरल मतलब एफएमसीजी गुड्स जो है वो गाँव में जाके बिक रहे हैं, उसको बोलते हैं। ये दोनों क्या है, ये दोनों रूरल मार्केटिंग के अंतर्गत भी आते हैं। चलो फ्रीबी मार्केटिंग, फ्रीबी मार्केटिंग क्या होता है कि भैया एक सामान के साथ दूसरा फ्री। ये देखो ऐसे आते हैं ना, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, एक के साथ दूसरा फ्री, या फिर ये इस पैक के साथ एक ग्लास फ्री, है ना, इसको बोलते हैं फ्रीबी मार्केटिंग। क्या बोलते हैं, फ्रीबी मार्केटिंग। इनबाउंड और आउटबाउंड मार्केटिंग, इनबाउंड मार्केटिंग बोला जाता है जब हम मैन्युफैक्चरर से, मैन्युफैक्चर जहां से बनता है वहां से चीज़ों को कहाँ तक कर ले जाते हैं, ये प्रोडक्ट तक, और उसको बोलते हैं क्या, सॉरी प्रोडक्ट बोल रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जहां बनता है रॉ मटेरियल से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक लेके जाना, उसको बोलते हैं इनबाउंड मार्केटिंग, है ना। और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट तैयार होने के बाद मार्केट कस्टमर तक पहुंचना, वो आउटबाउंड मार्केटिंग बोलता है। देखो परमिसिव होता है, इंटरप्टिव होता है, ये इसमें पुल टैक्टिक्स यूज करता है इनबाउंड में, और इसमें पुश टैक्टिक्स यूज किया जाता है। क्या है, ठीक है, ये देखो देखो सर्च इंजन, रेफरल, सोशल मीडिया, ये क्या है, ये सर है इनबाउंड मार्केटिंग। और ये प्रिंट एड, टीवी एड्स, रेडियो टेलीमार्केटिंग, ये क्या है सर, आउटबाउंड मार्केटिंग। देखो बुज मार्केटिंग क्या है, बुज मार्केटिंग बोल रहा है एक स्ट्रैटेजी है जो बुज एक्साइटमेंट क्रिएट करता है, किसमें, मार्केटिंग में, उसको बोला गया बुज मार्केटिंग।
हाँ जी, उसके साथ साथ है लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। अब लॉजिस्टिक मैनेजमेंट क्या है? ये सप्लाई चेन प्रोसेस का क्या है? पार्ट होता है, जो किसके लिए? जो प्लान्स करता है, इंप्लीमेंट करता है, कंट्रोल एफिशिएंट तरीके से, और स्टोरेज ऑफ गुड्स, सर्विस और रिलेटेड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑरिजिन ऑफ द पॉइंट एंड कंजम्पशन टू मीट द रिक्वायरमेंट्स। देखो यार, बेसिक से लॉजिस्टिक मैनेजमेंट मतलब सामान उठा के लेके जाना, ठीक है? सामान कहाँ से उठाना, कहाँ तक लेके जाना, उसको बोलते हैं लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। बात समझ में आ रही है? जैसे गाड़ी वाला जो लेके जाता है ना, आप देखते हो मिल्क वाला जो है, सुधा मिल्क, बहुत सारे मिल्क हैं आपके एरिया के, बहुत सारे मिल्क होंगे, वो उठाते हैं सामान को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करते हैं, तो क्या है? ये लॉजिस्टिक मैनेजमेंट उसी को बोलते हैं, ठीक है जी? जी सर। अब देखो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स और आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स क्या होता है? क्या रहा है? which is concerned with a smooth and cost effective inflow of material other inputs that are needed in manufacturing process from supplier to the plant। सप्लायर से प्लांट तक की जो लॉजिस्टिक होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक। और आउटबाउंड लॉजिस्टिक उसको बोलते हैं जो हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट कहा जाता है, या सप्लाई चेन मैनेज करते हैं। आउटबाउंड मतलब जो यहाँ तक सप्लायर के बाद है ना, सप्लायर से प्लांट के बाद, प्लांट में प्रोडक्ट बना, प्लांट से फिर चले जाओ कहाँ? आप कस्टमर तक, उसको बोलते हैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक। देखो यार यहाँ, ये देखो बेस्ट आपके पास है, लॉजिस्टिक है इनबाउंड आउटबाउंड। अब सोर्सेज ऑफ सप्लाई, रॉ मटेरियल मंगाए, प्लांट तक पहुंचा, यहां तक, ये हो गया इनबाउंड लॉजिस्टिक। और प्लांट से प्रोडक्ट बना और कस्टमर तक पहुंचा, इसको बोलते हैं आउटबाउंड लॉजिस्टिक। बेस्ट चार्ट है एकदम, क्या है? बेस्ट चार्ट। चलो और क्या है? और कुछ भी इसमें नहीं है, बस इतना ही पढ़ो, इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं। ये सॉरी एक ये भी है, टिपिकल मॉडल ऑफ लॉजिस्टिक मैनेजमेंट। ये देखो प्राइमरी एक्टिविटीज और सपोर्टिंग एक्टिविटीज, क्वेश्चन बहुत पूछा गया इससे, है ना? ये प्राइमरी वैल्यू चेन, पोर्टर का वैल्यू चेन मॉडल बोलते हैं इसको। देखो इनबाउंड में क्या क्या है? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स आ जाएगा, ऑपरेशंस आ जाएगा, मार्केटिंग आ जाएगा, प्राइमरी एक्टिविटीज में वेयर हाउसिंग में आ जाएगा, और कस्टमर सर्विस आ जाएगा। और अगर सपोर्टिंग एक्टिविटीज की बात करें तो प्रोक्यूरमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सारी। तो ये पूछा जाता है बेसिकली, क्या करता है? पूछा जाता है। ये देखो प्राइमरी एक्टिविटीज में क्या है? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, सेल्स और सर्विसेज, ये आ जाएगा प्राइमरी एक्टिविटीज में। और सपोर्टिंग में आ जाएगा ये सारा, ये देखो कहाँ? प्रोक्यूरमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सपोर्टिंग एक्टिविटीज में आ जाएगा। यही है, ये पोर्टर वैल्यू चेन मॉडल है। क्या है? पोर्टर वैल्यू चेन मॉडल, ठीक है। तो देखो मार्केटिंग का ऑलमोस्ट सब ये कवर हो गया है, इसमें कुछ खास हिस्सा नहीं है, बड़े मजेदार चीजें मार्केटिंग, है ना? तो ऑलमोस्ट सब टॉपिक्स कवर कर लिया है। फिर भी अब जैसे बहुत सारे टॉपिक्स कुछ छूट गए हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर से आप अपना रिवीजन करिएगा, ये बुक को देख लीजिएगा, ठीक है, और आपका काम बन जाएगा, ठीक है जी। चलिए, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने करा दिए है ना जी। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।